इनके, हाँ, जो सॉक्रेट्स के टाइम पे नॉलेज की बात हो रही थी या फिलोसॉफिकल टाइम पे नॉलेज की बात हो रही थी, उस नॉलेज के कॉन्सेप्ट में और आज के नॉलेज के कॉन्सेप्ट में काफी डिफरेंस है। जो सॉक्रेटिक टाइम पे नॉलेज की बात हो रही है वो ये किताबी बातें नहीं हो रही हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेजेस, बी इट फिलोसफी, बी इट बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एनी काइंड ऑफ नॉलेजिकल पर्सपेक्टिव। कि वो क्या बोल रहे हैं कि यार कि द पर्सन शुड लुक और डिवेल डीप इनसाइड एंड एवरीथिंग दे कैन फाइंड इनसाइड। अब ये नॉलेज कौन सी नॉलेज है जो हम अंदर झांक के प्राप्त कर सकते हैं? ये नॉलेज कौन सी नॉलेज है विच वी कैन लर्न बाय डिवेलिंग विद इन आवरसेल्व्स? ये नॉलेज वो नॉलेज है जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट दैट व्हाट इज माय स्ट्रेंथ और व्हाट इज माय एरिया ऑफ स्ट्रेंथ। तो if I am talking about my area of strength, or if I am talking about or finding my area of strength, that is the type of knowledge that Socrates is talking about. So Socrates says कि यार everybody has certain virtues, everybody has certain characteristics, and the biggest characteristic is the knowledge of that particular virtue. So everything they say that the person needs to understand is the knowledge of their own virtue. कि for example, if I have a virtue that I am a just individual, my virtue is courage. So I should have the knowledge about my virtue. If my virtue is reason, I should have the knowledge about my virtue. तो ये इस तरह के नॉलेज की बात कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं दैट इंडिविजुअल शुड ड्वेल विद इन देमसेल्व्स, और इंडिविजुअल्स को अपने अंदर झांक के सोचने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। एंड दे से कि इनको एक प्रायर नॉलेज है, हर आदमी को एक प्रायर नॉलेज होती है। वो प्रायर नॉलेज क्या होती है कि उसको पता होता है कि उसकी वर्च्यू क्या है, और वो कैसे पता लगती है अगर वो अपने अंदर झांक के देखता है। और सॉक्रेटिक टर्म्स में या फिलोसॉफिकल टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं? वी से दैट दिस इज प्रायोरी नॉलेज। फिलोसॉफिकल टर्म में या फिलोसॉफिकल टर्म इसकी है प्रायोरी नॉलेज। कि प्रायर नॉलेज, प्रायर होता है ना पहले, तो वो प्रायोरी नॉलेज एक फिलोसॉफिकल टर्म है। ठीक है, ये आपके ऑप्शनल का पार्ट नहीं, मैं आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, बिकॉज सॉक्रेट्स ऐसा आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो प्लेटो को समझने के लिए सॉक्रेट्स समझना जरूरी, जैसे हमने बताया था। तो प्रायोरी नॉलेज एक वो है कि प्रायर नॉलेज हर फील्ड की होना जरूरी है, और वो नॉलेज क्या है अगर आप अपने अंदर झांक के देखते हो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरी नॉलेज दैट सॉक्रेट्स इज टॉकिंग अबाउट। राइट साची? अगर समझ आया तो यस लिखो, और अगर किसी और को भी कोई डाउट है तो प्लीज टाइप करके मेरे को बताओ। ठीक है, दूसरी चीज जो डाउट आया आपका, वो आया आपने डेमोक्रेटिक थ्योरी। देखो डेमोक्रेटिक थ्योरी प्रायर नॉलेज नहीं अनुज, प्रायर नॉलेज इज नॉट अबाउट ऑल द थिंग्स। प्रायर नॉलेज इज बेसिकली अ वेरी जनरलाइज्ड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ठीक है, इट इज अ वेरी जनरलाइज्ड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कि यार आपको बेसिकली ना वो ये नहीं बोल रहे कि हर चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो ये बोल रहे हैं कि आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपका वर्च्यू क्या है। आपको हर बंदे को ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरी कैपेबिलिटी, मेरा पोटेंशियल क्या है, या मैं किस तरह से काम कर सकता हूं। तो अगर मेरे को लगता है कि यार मेरे की जो लालसा है या मेरा जो भूख है ना वो पैसे की प्रति है, तो मैं एपेटाइट में सही हूं। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरी जो नॉलेज है या मेरा जो आइडिया है मेरे को एपेटाइट पे नहीं है, मेरे को पैसे का नहीं, मेरे को रीजन की या मेरे को करेज की बात चाहिए, तो वो मेरी वर्च्यू है। तो इस वर्च्यू या इस नॉलेज की बात कर रहे हैं। फॉर प्लेटो व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये आएंगे साची, दिस विल बी आंसर्ड व्हेन वी विल डिस्कस द आइडिया ऑफ फॉर्म्स एंड थ्योरीज। ये व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रूथ ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज है डेमोक्रेटिक थ्योरी। अब डेमोक्रेटिक थ्योरी जो है ना, दिस आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरी इज डिफरेंट। अब उस टाइम पे जो डेमोक्रेटिक थ्योरी थी या आज की जो डेमोक्रेटिक थ्योरी है, तो एवरीथिंग इवॉल्व्स, नथिंग रिमेन्स द सेम। पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी, छोटी छोटी सिटी स्टेट्स होती थी, तो उनमें सिटी स्टेट्स में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट होता था। ठीक है, अब उसमें क्या होता था कि इट वाज नॉट दैट द वन पर्सन रूल्ड। अब कई जगह पे कहने को तो रिपब्लिक है, ठीक है, मेनी पीपल से दैट देयर वाज रिपब्लिक और देयर एग्जिस्टेड द सेंस ऑफ रिपब्लिक, कि कंट्री छोटी छोटी सिटी स्टेट्स में लोग वोट डालते थे और एक इलेक्टेड लीडर होता था। तो कई जगह पे एक इलेक्टेड लीडर होता था, कई जगह पे ओलिगार्चीज होती थी, कि देयर वर फ्यू पीपल हु वर इलेक्टेड बाय द पीपल टू रूल। तो जो सॉक्रेट्स था या जो एथेंस था सॉक्रेट्स और प्लेटो के टाइम पे, यहाँ पे ओलिगार्ची थी, यहाँ पे वो लोग थे, यहाँ पे वो ओलिगार्ची थी कि जिनको लोगों ने चुना था। तो वो एक नोबल क्लास बन के बैठ गई थी जो डिफरेंट थी।
आज के टाइम की जो ओलिगार्ची है या आज के टाइम के जो रूलर्स हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट जो है वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एथेंस की डेमोक्रेसी और आज की डेमोक्रेसी सिमिलर है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं और बहुत ज्यादा एवोल्यूशन हर कॉन्सेप्ट में आ रहा है। हम ये भी कहेंगे कि आज की जो डेमोक्रेसी है या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो डेमोक्रेसी है वो आने वाले 10 साल में, आने वाले 50 साल में इवॉल्व कर जाएगी। तो डेमोक्रेसी या कोई भी कॉन्सेप्ट जो होता है दैट कंटिन्यूज टू इवॉल्व, एंड सिमिलर इज द आइडिया विद डेमोक्रेटिक थ्योरी, राइट। थर्ड थिंग, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। तो जो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी वाला चीज है, ये फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी की बात कहां से आती है? प्लेटो इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, अच्छा पहले ये बता दो कि डेमोक्रेटिक थ्योरी वाला क्लियर हुआ? फिर आगे बताता हूं। ठीक है जी, देखो दूसरी चीज आई आपकी फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। अब इसके ना कई सारे मल्टीपल रीजंस हैं, ये अब आगे डिस्कस भी करूंगा मैं फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, बाकी ये है जैसे जैसे प्लेटो पढ़ते जाएंगे आपको ये रियलाइज होता जाएगा, आपको ये समझ आता जाएगा दैट व्हाई प्लेटो इज कंसिडर्ड टू बी फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। देखो अब होता क्या है दैट देयर आर टू थिंग्स, वन इज द थिंग ऑफ आइडिया एंड सेकंड इज द थिंग ऑफ मैटर। आइडिया एंड मैटर, प्लेटो गेव द प्रोमिनेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया, प्लेटो गेव द कॉन्सेप्ट प्रोमिनेंस नॉट टू द मैटर। प्लेटो कहता है कि यार एक आइडिया जो है ना, आइडिया की वैल्यू है, ठीक है, कि हर मैटर की वैल्यू नहीं है। कि अगर मैंने आपके सामने रख दिया कि यार एक लकड़ी का पीस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये रख दिया। सिमरनजीत आपकी जवाब सवाल का जवाब देता हूं, एक मिनट पहले ये एक्सप्लेन कर दूं, फिर आई विल कम बैक टू योर पॉइंट। ठीक है, पहले मैंने ये सवाल दे दिया, फॉर एग्जांपल हमने ये कह दिया प्लेटो के अनुसार कि यार एक आइडिया एक लकड़ी का पीस है, ठीक है। प्लेटो कहता है इस लकड़ी के पीस का ना कई सारे यूजेज हो सकते हैं, ठीक है। अब लकड़ी के पीस से कुर्सी भी बन सकती है, चेयर भी बन सकती है, एक लकड़ी के पीस से पोडियम भी बन सकता है, एक लकड़ी के पीस से दरवाजा भी बन सकता है, एन नंबर ऑफ चीज होती है, क्रिकेट बैट भी बन सकता है। तो अब वो जो आइडिया है कि जो हम ये कह रहे हैं कि आइडिया या फिलॉसफी जो है वो प्लेटो की फिलॉसफी उस आइडिया ओरिएंटेड में है। पर क्यों? क्योंकि प्लेटो क्या बोल रहा है? प्लेटो कह रहा है कोई भी चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। हम ये सोच सकते हैं कि ये लकड़ी से कुर्सी बना दी, क्या वो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ चेयर है या उससे बेटर चेयर हो सकती है ना? क्या फिर बैट बनाया, क्या वो अल्टीमेट फॉर्म ऑफ बैट है या उससे बेटर चीजें हो सकती हैं? तो प्लेटो ना मैटर को एक फॉर्म के साथ रिलेट कर रहा है। प्लेटो ये कह रहा है कि एक ऐसी फॉर्म है जो परफेक्ट टाइप ऑफ फॉर्म है, और वो परफेक्ट टाइप ऑफ फॉर्म प्लेटो किस चीज की बात कर रहा है? प्लेटो ट्रांसेंडेंटल फॉर्म की बात कर रहा है। प्लेटो ये कह रहा है कि ऐसे गुड है, एक भगवान है, ठीक है, या नेचर है। तो नेचर में एक ऐसी चीज है जो चीज परफेक्ट है, ठीक है। अब सब उस चीज को अचीव करना चाहते हैं। वो चीज क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि यार अगर किसी से पूछो कि परफेक्ट फॉर्म ऑफ बैट क्या है, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि परफेक्ट फॉर्म ऑफ बैट क्या है, क्योंकि हर क्रिकेटर को अपने हिसाब से बैट से खेलने से बढ़िया लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है ना कि धोनी सचिन के बैट से रन बना सकता है, सचिन धोनी के बैट से रन बना सकता है, डिफरेंट आइडियाज हैं। पर परफेक्ट बैट क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। तो प्लेटो ना उस परफेक्ट बैट की सर्च में है, प्लेटो उस परफेक्ट चीज की सर्च में है जो आज तक किसी ने नहीं देखी। वो एक सेंसेशन है, वो एक थॉट है, वो एक आइडिया है। तो प्लेटो उस आइडिया के प्रोमिनेंस की बात कर रहा है, प्लेटो उस आइडिया के पीछे भाग रहा है। इस वजह से प्लेटो को हम क्या कहते हैं कि प्लेटो यूटोपियन हो गया, या प्लेटो एक उस चीज के पीछे भाग रहा है जो किसी ने कभी फील नहीं करी, किसी ने कभी देखी नहीं है, किसी ने सिर्फ सोची होगी। वहीं उसी तरफ जो एरिस्टोटल है वो रियलिटी की बात कर रहा है। एरिस्टोटल क्या कहता है? एरिस्टोटल कहता है कि यार ये मत देखो कि होगा क्या, ये देखो कि है क्या। कह रहा कि लकड़ी है ना, लकड़ी से आप बैट बना रहे हो तो वो बैट का यूजेज है वो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि परफेक्ट फॉर्म ऑफ बैट क्या है, क्योंकि एरिस्टोटल कहता है कि परफेक्ट फॉर्म ऑफ बैट कुछ है ही नहीं, बन नहीं सकता, ठीक है। तभी ये डिफरेंस आता है कि हम कहते हैं कि प्लेटो जो है, प्लेटो एक तरह से फिलोसॉफिकल फिलोसोफर है, एरिस्टोटल एक तरह से पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। तो ये डिफरेंस है, और ये बेसिक छोटा सा पॉइंट मैंने आपको बताया दैट व्हाई प्लेटो इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। और जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे और भी कई पॉइंट इसमें आपके साथ जुड़ते जाएंगे, ठीक है। यस और नो? अब मेरे को एक बार दोबारा बता दो अगर किसी को कोई डाउट है, ठीक है। सिमरनजीत यार आपका सवाल है कि सर कैन यू गिव द एग्जांपल ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द प्रेजेंट एंड द डेमोक्रेसी इन एथेंस? हाँ देखो, जैसे मैंने बोला ना, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी अलग है। अगर इंडियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आप देख रहे हो दैट इज डिफरेंट
compared to USA form of democracy. It is different from the Scotland form of democracy, or it is basically different from UK's form of democracy. So every form of democracy is different. ठीक है, you cannot say that democracy in India is similar to democracy in UK. There are many differences in the functioning of a democracy. There are many differences in the effectiveness of a democracy. ठीक है, तो यूके's फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. उसी तरह अगर हम एथेनियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, एथेंस की फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो एथेंस की फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो एक ओलिगार्चिक व्यू पॉइंट से चल रही थी. कि उसमें ये था कि जो प्लेटो बोलता है, प्लेटो कहता है कि यार उन लोगों को पता नहीं था कि रूल करना कैसे है, और वो सिर्फ और सिर्फ मनी ओरिएंटेड रूल कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक रूल कर रहे थे. तो उनकी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो थी वो वेल स्क्रिप्टेड कहीं नहीं है एज सच. ठीक है, अगर आप ये देखो कि आर्काइव्स पढ़ने बैठ जाओ और आप देखो कि यार एथेनियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का असली पॉइंट्स क्या थे, बेसिक मटेरियल थे, तो वो इतना नहीं मिलता, क्योंकि उस टाइम पे एज सच आर्काइव्स जो थे वो इतने अवेलेबल नहीं है. जो हमें पता लगता है वो अवेलेबल कहां से पता लगता है, दैट वी कम टू नो बाय प्लेटोस थॉट और बाय एरिस्टोटेलियन थॉट. क्योंकि प्लेटो से पहले किसी का भी मटेरियल आर्काइव्ड नहीं है. अगर आप देखो कि सोक्रेट्स ने क्या कहा या सोक्रेट्स का मटेरियल कहां है, आर्काइव्स कहां है, वो एज सच नहीं मिलते. तो हमें सिर्फ और सिर्फ एथेंस की डेमोक्रेसी के ज्यादातर नेगेटिव पॉइंट ही पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि प्लेटो ने उनको प्रेजेंट ही वैसे किया है. ठीक है, तो वही बात है कि हम एथेंस के बारे में क्रिटिसाइज ज्यादा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं था कि, और ऐसा होगा भी नहीं कि एथेंस की सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स होंगे. पर ज्यादातर अगर आप सर्च करते हो तो आपको नेगेटिव्स ही मिलेंगे, क्योंकि मेन जो उसको प्रेजेंट किया वो प्लेटो ने प्रेजेंट किया, और प्लेटो ने उसका बैड साइड ही दिखाया. क्यों? रीजन मैंने आपको कल बताया था, बिकॉज अल्टीमेटली द डेमोक्रेसी लेड टू द डेथ और डिमाइस ऑफ सोक्रेटिस. राइट? यस और नो? ठीक है सिमरनजीत? The defeat of Athens there was establishment of oligarchic rule, and Plato was okay with it. But after restoration of democracy, they disheartened Plato. So Athens was oligarchic in nature, as you said. After the defeat of Athens in Peloponnesian War, there was establishment of oligarchic rule, and Plato was okay with it. But after restoration of democracy, they disheartened Plato. देखो, जो साची आपने सवाल पूछा है इसमें क्या है, इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ दैट ओलिगार्ची और हाउ दैट डेमोक्रेसी और हाउ दैट स्टेट इज फंक्शनिंग. ठीक है, अब प्लेटो की जब हम थ्योरी ऑफ स्टेट करेंगे ना, उसमें मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, अभी ना क्या है कि अभी पूरा कंटेक्स्ट समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी हमने थ्योरी ऑफ स्टेट करी नहीं है. ठीक है, आपका सवाल जो है ना, दिस विल बी फर्दर क्लियर व्हेन वी विल डू थ्योरी ऑफ स्टेट. तो ये सवाल संभाल के रखना, जैसे थ्योरी ऑफ स्टेट करेंगे ये आपको इसका कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि व्हाई प्लेटो गॉट डिसहार्टेंड एंड व्हाई ही सेड दैट ओलिगार्ची और बी इट योर क्या कहते हैं उसे, डेमोक्रेसी, व्हाई ही वाज डिसहार्टेंड. ठीक है, ये आपका सवाल थ्योरी ऑफ स्टेट में पता लग जाएगा. अब जो लास्ट क्वेश्चन आपका आज का था मेटाफिजिकल आइडियाज वाला, ठीक है, इस मेटाफिजिकल आइडिया वाले को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि मेटाफिजिकल आइडियाज वाली क्या इशू था. कि आपने पूछा था कि सॉक्रेट्स, एक सॉरी आपका ना डाउट भूल गया, एक बार दोबारा हाथ खड़ा करके बोलना कि क्या बोला था आपने सॉक्रेट्स वाली बात, क्या बोला था आपने सॉक्रेट्स वाला? Sir, I said in yesterday's class you told about that Plato played in the field of metaphysical ideas. So I read it in my graduation note that actually the Socratic philosophy was not much about study of nature of metaphysics. It was actually focused upon the pursuit of wisdom and happiness, the eudaimonia which Plato talked about. जो हमने कल eudaimonia की बात की थी, राइट? Yes, sir. So how the metaphysical thing got related with Plato? ठीक है, देखो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा दैट व्हाट आर द प्लेटोनिक इन्फ्लुएंसेस. अब प्लेटो की थ्योरी में ना सिर्फ ऐसा नहीं कि सोक्रेटिक इन्फ्लुएंसेस थे, प्लेटो की थ्योरी में और भी बड़े डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस थे, जैसे कि एक उसमें पाइथागोरियन इन्फ्लुएंस भी था. तो पाइथागोरियन इन्फ्लुएंस जो था प्लेटो की थ्योरी में, वो उसको ट्रांसेंडेंटल फॉर्म पे ले आया. ठीक है, Plato got influenced by multiple thinkers. Plato got influenced by multiple philosophers. So one was Pythagoras. Pythagoras का नाम आपने सुना होगा. Pythagoras थ्योरम हर हिंदुस्तानी, हर बच्चे ने दुनिया में पढ़ा होता है. तो Pythagorean थ्योरम जो है, Pythagoras जो है, he basically had some divine origin, और he basically not divine orientation. कि उसको डिवाइन ओरिएंटेशन की बात थी. जैसे हिंदू धर्म है ना, तो हिंदू धर्म में हम मेटाफिजिकल या डिवाइन ओरिएंटेशन की बात करते हैं. वैसे ही जो पाइथागोरस था वो भी डिवाइन ओरिएंटेशन की या फिर इसी तरह के धर्म या धमा की बात करता था. ठीक है, तो
प्लेटो जो था वहां से भी इंस्पायर्ड हुआ। तभी आप प्लेटो की थ्योरीज देखोगे तो प्लेटो विजडम की तरफ बात कर रहा है, प्लेटो विजडम की बात कर रहा है, प्लेटो नॉलेज की बात कर रहा है, प्लेटो हर चीज की बात कर रहा है जो कि सोक्रेटिक इन्फ्लुएंस है। पर उस विजडम को अचीव करने के लिए, उस स्टेट को अचीव करने के लिए वो थोड़ा सा आगे निकल गया, वो मेटाफिजिकल या ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में पहुंच गया, वो उन चीजों की बात करने लग गया जो किसी ने देखी नहीं है। ठीक है, तो वहां से प्लेटो की थ्योरी में या वहां से प्लेटो के आइडिया में, एक तरह से अगर हम ये कहें कि वहां से प्लेटो के आइडिया में ट्रांसेंडेंटल या फिर जो था डिवाइन ओरिएंटेशन वाली बातें आ गई। ठीक है साची, अभी मैं फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंसेस एक्सप्लेन भी करूंगा प्लेटो जब स्टार्ट करेंगे, तो वहां से आपको थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी कि हाउ मेटाफिजिकल आइडियाज गॉट इनटू प्लेटोस थ्योरी। ठीक है, यही डाउट थे? इसके अलावा किसी और को कोई डाउट है तो बताओ, फिर नहीं तो फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। करें फिर आगे स्टार्ट? चलो फिर बात करते हैं प्लेटो की। ठीक है, विल स्टार्ट विद प्लेटो। ठीक है, तो अगर हम प्लेटो की बात कर रहे हैं और वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटो, तो हमें थोड़े बेसिक आइडियाज हैं, थोड़ी बेसिक चीजों को समझ आनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो when we are talking about the basic ideas of Plato, or when we are basically understanding the concept of Plato, तो प्लेटो की थ्योरीज के साथ साथ हमें यह भी समझ आना चाहिए कि प्लेटो किस फ्रेम ऑफ माइंड में था, या क्या प्लेटो किस फ्रेम ऑफ माइंड से चीजें लिख रहा था। ठीक है, तो प्लेटो की जो थ्योरीज हैं या प्लेटो का जो ओरिजिनेशन है, वो जैसे कि हमने बात करी कल कि वो कहां से आया था, दैट वाज बेसिकली फ्रॉम द सोक्रेटिक इन्फ्लुएंस। But it was not only the Socratic influence that was seen on Plato. प्लेटो की थ्योरीज में, चाहे उसकी थ्योरी ऑफ फॉर्म है, चाहे उसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, चाहे उसकी बाकी थ्योरीज हैं, वहां पे आपको बाकी चीजों का भी या बाकी लोगों का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब प्लेटो के अनुसार या प्लेटो के बेसिक आइडियाज में एक हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी जिसका प्रोपोनेंट प्लेटो को कहा जाता है, दैट इज द थ्योरी ऑफ आइडियलिज्म। ठीक है, कि आइडियलिज्म इज अ थ्योरी दैट इज रिलेटेड टू प्लेटो। तो प्लेटो की थ्योरी जो है दैट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी द पॉलिटिकल आइडियलिज्म। ठीक है, हम चाहे इंटरनेशनल रिलेशंस में बात करते हैं या हम बाकी थ्योरीज की भी बात करते हैं, तो उसमें द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग थ्योरी in the political science or in the field of political philosophy or political science is the field of political idealism. And this school of political idealism was started by Plato. Why we say कि this school of political idealism starts with the idea of Plato or even goes back to the idea of Socrates, because they were talking about the idea of true knowledge. ठीक है, बिकॉज दे वर टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ ट्रू नॉलेज। जैसे कि अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात किसकी करते हैं, महात्मा गांधी की, कि महात्मा गांधी वाज बेसिकली द इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट और ही टॉक्ड अबाउट आइडियलिज्म। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने आइडियलिज्म की इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करी, और बाहर किसकी बात हो रही है, बाहर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटो एंड सोक्रेटिस। ठीक है, तो पॉलिटिकल आइडियलिज्म बेसिकली होता क्या है, political idealism is a concept where we talk about that transcendental or that fundamental knowledge which we derive by some logical reasoning. We see that there is a conceptual knowledge. ठीक है, जैसे for example कि there is some conceptual knowledge related to the idea of justice. ठीक है, there is a concept of justice, and that concept of justice, they say that this concept of justice cannot be changed. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि अभी जस्टिस ये है कि अगर मैं ये कहूं, ठीक है, यार आज एक बंदे को जरूरत है, उसको हमने पानी पिला दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल माइग्रेंट लेबर्स का इशू चल रहा है, उनको आज हमने पानी पिला दिया या आज उनकी हमने मदद कर दी। आने वाले 5 साल में अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन आती है तो हम उनकी मदद नहीं करेंगे, हम ये बोल देंगे उस टाइम हमने मदद की थी ना, तो आज हम दोबारा मदद नहीं करेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल आइडियलिज्म वाली फील्ड होती है, इस पॉलिटिकल आइडियलिज्म वाली फील्ड में इन्होंने ये बोला, कह रहे कि भाई अगर आप देखो, सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती जस्टिस की। जस्टिस इज अ यूनिवर्सलिस्ट कॉन्सेप्ट।
अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ इसे जोड़ते हैं तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप ये देखोगे जैसे कि महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को ये कहा गया कि सर पार्टीशन हो रही है एंड पार्टीशन इज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो व्हाई यू आर गोइंग एंड व्हाई यू आर boycotting or why you are not basically attending the meetings of Constituent Assembly and you are going and sitting in Kolkata serving the people who are affected by this partition which was already decided that it will happen on the religious basis. तो महात्मा गांधी being a political idealist, महात्मा गांधी said कि भैया ऐसा है कि किसी भी तरह से या किसी भी तरह से चीज सिचुएशनल नहीं हो सकती। हमारा फर्ज पहले भी था, हमारा फर्ज आज भी है, हमारा फर्ज आने वाले 100 साल बाद भी रहेगा कि जो आदमी इन नीड है उसकी हम मदद करें। तो जो पॉलिटिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट होता है, पॉलिटिकल आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट फंक्शन करता है ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया ऑफ ट्रू नॉलेज, and this concept of true knowledge or this idea of true knowledge cannot be challenged and this idea of true knowledge continues to remain universal. यही चीज देखी गई प्लेटो की थ्योरी में भी, यही चीज देखी गई प्लेटो की थ्योरी में भी, because of the influences that Plato had. अगर हम सोक्रेट्स के अलावा प्लेटो के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस देख रहे हैं, उसके फिलोसॉफिकल इन्फ्लुएंसेस देख रहे हैं, तो प्लेटो का सबसे पहला और सबसे बड़ा जो इन्फ्लुएंस प्लेटो के सामने रहा वो था पाइथागोरस। पाइथागोरस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था प्लेटो की जिंदगी में। पाइथागोरस ने क्या करा? पाइथागोरस वाज बेसिकली बिलीव्ड इन द आइडियाज ऑफ मैथमेटिक्स का, तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। प्लेटो के मैथमेटिक्स के आइडिया तो आपने सुने ही होंगे, ठीक है। अब इसके साथ साथ ना पाइथागोरस जो था ना, पाइथागोरस ने काफी ज्यादा ना दुनिया में घूमा भी था, ठीक है। जो आर्काइव्स दिखाते हैं, जो हिस्ट्री दिखाती है कि उसमें क्या कहा जाता है कि पाइथागोरस जो था वो ऐसा नहीं था कि ग्रीस में बैठे रहे सब कुछ काम कर दिया। वो ग्रीस से बाहर निकला, घूमा, इजिप्ट गया, इजिप्ट के बाद उसने पर्शिया भी देखा, पर्शिया के साथ साथ उसने इंडिया भी देखा। तो इंडियन सेंट्स या हिंदू ट्रेडिशन से भी पाइथागोरियन इंस्पायर्ड था। तो जो इंडियन सेंट्स थे या जो हिंदू ट्रेडिशंस थे पाइथागोरस के टाइम पे, जिनसे पाइथागोरस इंस्पायर्ड था, वो सारे के सारे अदर वर्ल्ड की बात करते थे। वो सारे के सारे ये भी कहते थे कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर लाइफ देयर इज अनदर लाइफ, ठीक है, कि इस दुनिया के बाहर भी एक दुनिया है। तो पाइथागोरस इस कॉन्सेप्ट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ। पाइथागोरस इस आइडिया से भी इंस्पायर्ड हुआ कि भाई कि हमारे एक अदर वर्ल्डलीनेस है, कि इसके बाहर भी एक दुनिया है, इसके बाहर भी एक सोच है, इसके बाहर भी एक आइडियाज हैं, कि सब कुछ हमें यही प्राप्त नहीं हो रहा, हम एक बाहर की चीजों की बात भी कर रहे हैं। यहां से प्लेटो के आइडिया में या यहां से प्लेटो ने डिराइव की क्या, कौन सी चीज? मेटाफिजिकल, कि जो दिख रहा है वही सब कुछ नहीं है, इसके बाहर भी कुछ है, ठीक है। तो यहां से प्लेटो ने डिराइव किया अपने मेटाफिजिकल आइडियाज को, यहां से प्लेटो ने डिराइव किया कि यार एक ऐसी भी चीज है जो आइडियल है। अगर आप इंडियन ट्रेडिशन की बात करते हो तो इंडियन ट्रेडिशन में ये भी हम देखते हैं या ये भी बात होती है यार कि जो वर्ल्ड आफ्टर दिस लाइफ है या वर्ल्ड आफ्टर डेथ है, दैट इज अ परफेक्ट वर्ल्ड, कि अगर आप स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ जाओ, दैट इज अ परफेक्ट वर्ल्ड, ठीक है। तो प्लेटो उस खोज में निकल गया कि आइडियलिज्म क्या होगा। प्लेटो उस खोज में निकल गया कि यार हम कैसे एक आइडियल स्टेट की एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट है या प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ फिलोसोफर रूलर है, वो सारा का सारा पाइथागोरस इंस्पायर्ड है। उसमें पाइथागोरियन इन्फ्लुएंसेस दिखते हैं, क्योंकि पाइथागोरस विश्वास किस में रखता है? जैसे मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स में विश्वास रखता था, जो आपको प्लेटो में भी दिखता है। अदर वर्ल्ड में विश्वास रखता था, अदर वर्ल्डलीनेस में, जो आपको प्लेटो में दिखता है। इसके अलावा पाइथागोरस विश्वास रखता था, सेक्सुअल इक्वालिटी की बात करता था पाइथागोरस, जो आपको प्लेटो में भी दिखता है। क्योंकि प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन, कल मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई थी कि उसमें साफ ये पता लग रहा था कि जो ग्रीस था उसमें एक तरह से जो विमेन थी, दे वर नॉट अलाउड टू स्टडी, स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू स्टडी। प्लेटो की थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं दिखता। प्लेटो कहता है कि सबको पढ़ने का मौका दिया जाए, चाहे वो स्लेव है, चाहे वो आपका विमेन है। तो सेक्सुअल इक्वालिटी की बात जो थी, ये भी पाइथागोरियन इंस्पायर्ड थी। और दूसरी चीज एक जो पाइथागोरस ने बात करी थी, दैट इज इमॉर्टैलिटी ऑफ ह्यूमन सोल, ठीक है। आप अगर ये देखो, ये इंडियन इंस्पायर्ड चीजें भी हैं, तो ये सब कुछ जो है ये प्लेटो की थ्योरीज में भी दिखता है, ठीक है। प्लेटोस थ्योरी और आइडिया ऑफ फिलोसोफर रूलर, पाइथागोरियन इन्फ्लुएंस उसमें साफ दिखता है, ठीक है। तो
प्लेटोज आइडियल स्टेट एंड ह्यूमन कंडक्ट, जो उसका एथिकल ह्यूमन कंडक्ट है जिसकी वो बात करता है, वो भी पाइथागोरियन इन्फ्लुएंस है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि ओनली एंड ओनली ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेट्स, पाइथागोरस ने उनको इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस करा, तो उसको ये भी लगा कि यार ये सारी चीजें भी हम इंपॉर्टेंट मानते हैं और प्लेटो की थ्योरीज में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फिलोसोफर था जिससे प्लेटो जो था वो इंस्पायर्ड था, जिसका नाम था हेराक्लिटस। ठीक है, अभी जो हेराक्लिटस था, हेराक्लिटस का क्या आइडिया था? ही सेड दैट चेंज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्ल्ड। ये बोलता है, कह रहा कि चेंज जो है, चेंज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्ल्ड। मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ कि नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, चेंज इज द कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस ऑफ वर्ल्ड और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्ल्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, तो इसका मतलब इसने क्या रियलाइज करा? कह रहा कि यार जो भी प्लेटो ने इससे क्या सीखा, प्लेटो कहता कि यार जो हमारा दुनिया है या जो हमारे सामने वर्ल्ड है, उस वर्ल्ड में इन्फ्लुएंसेस जो हैं या उस वर्ल्ड में जो हम चीजें देख रहे हैं, नथिंग इज परमानेंट। कि जो हम सोच पा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, कि हमारा सेंसरी वर्ल्ड है, कि आप मेरे को देख पा रहे हो, मैं आपको कैमरा के थ्रू विजिबल हूं, या मैं अगर आपको यहाँ पे चाहूं आपका वीडियो ऑन करवा दूं, अभी मेरे को सामने खाली क्लास दिख रही है, ठीक है, ऑनलाइन चल रहा खाली क्लास दिख रही है, बढ़िया। उसके बाद मैं यहाँ से इंस्टीट्यूट से बाहर निकलूंगा, मेरे को बाकी दुनिया दिखेगी। ये सारी के सारा वो वर्ल्ड है जो सेंसरी विजन में मेरे सामने है, ये सारे के सारा वो वर्ल्ड है जो मैं देख पा रहा हूं। पर प्लेटो ने क्या बोला? प्लेटो कहता कि भाई ये परमानेंट नहीं है। ये परमानेंस ना होने का कैरेक्टरिस्टिक प्लेटो के इन्फ्लुएंस में कहां से आया? हेराक्लिटस के आइडिया से। ठीक है, प्लेटो रियलाइज्ड दैट नथिंग इज परमानेंट इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड। ही सेड और ही वाज इंस्पायर्ड बाय हेराक्लिटस दैट चेंज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्ल्ड। तभी प्लेटो क्या बोल रहा है? प्लेटो ने एक स्टेटमेंट भी दी जो मैं आपको लिखवाऊंगा अभी नोट्स में, दैट इज फ्रॉम एवरीथिंग वन इज मेड एंड फ्रॉम वन एवरीथिंग। ठीक है, कि मतलब फ्रॉम एवरीथिंग वन इज मेड, ये हर चीजों को मिला के एक चीज बनती है, एंड फ्रॉम वन एवरीथिंग। क्यों? चेंज है, कुछ हम ऐसे नहीं रख सकते। इसी से प्लेटो कहां से इंस्पायर्ड हुआ? प्लेटो की जो थ्योरी आई जहां पे वो सोल की बात कर रहा है, प्लेटो उसमें कह रहा है कि भाई ह्यूमन बॉडी के अंदर अंदर एक सोल होती है। ठीक है, पर ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये इमॉर्टल नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी सस्टेन नहीं कर सकती, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट, राइट? तो ये थ्योरी जो थी, दिस वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ हेराक्लिटस। दिस वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ हेराक्लिटस। तीसरी चीज, जो तीसरा इंपॉर्टेंट थिंकर था जिससे प्लेटो इंस्पायर्ड हुआ, दैट वाज पैरामेंडिस। ठीक है, ये जो पैरामेंडिस था, इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसने बोला कि यार परमानेंस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसने बोला कि परमानेंस इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड। आप ये देखो, आप ये देखो कि हेराक्लिटस और परमेंडियस ये दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं और प्लेटो इन दोनों से इंस्पायर्ड है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, प्लेटो इन दोनों से इंस्पायर्ड है। हेराक्लिटस क्या बोल रहा है कि चेंज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वर्ल्ड, और प्लेटो कह रहा है कि बिल्कुल भाई कुछ परमानेंट नहीं है, सब कुछ चेंज होगा। अब पैरामेंडिस क्या बोल रहा है? दैट परमानेंस इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पैरामेंडिस कह रहा है दैट परमानेंस इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई चेंज नहीं होगा, कुछ ना कुछ चीजें तो परमानेंट भी होंगी। क्योंकि पैरामेंडिस ने एक स्टेटमेंट दी, इसने बोला कि सेंसेशन वाज डिसेप्टिव, ठीक है, एंड चेंज इज मेयर इल्यूजन। कह रहा कि यार जो आप सोच रहे हो ना कि चेंज होगा, कह रहा चेंज इज मेयर इल्यूजन, नथिंग विल चेंज, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर परमानेंट। वहां से प्लेटो क्या इंस्पायर्ड हुआ? प्लेटो ने बोला कि दो चीजें हैं, एक बॉडी, एक सोल। बॉडी चेंज होती है, सोल परमानेंट रहती है। ठीक है, तभी प्लेटो क्या बोल रहा है कि जो आदमी की सोल है, वो सोल या उसका वर्चू ये बता देगा कि भाई क्या ये आदमी रूल करेगा या फिलोसॉफिकल रूलर होगा, या ये ऑक्सिलरी क्लास में होगा जो लड़ाई करेगा, या ये फिर एपेटाइट वाला वर्चू होगा इसका जो कि एक प्रोड्यूसर क्लास में होगा। क्यों? क्योंकि कुछ भी कर लो, सोल चेंज नहीं हो सकती।
ठीक है, सोल चेंज नहीं हो सकती, वर्चू आदमी का रहेगा, वो वर्चू चेंज नहीं हो सकता, आदमी का वर्चस्व नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि परमानेंस जो है दैट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तीन थिंकर्स जो थे, ये तीन फिलोसोफर्स जो थे, इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था प्लेटो, पाइथागोरस, हेराक्लिटस एंड पार्मेनिडियस। पाइथागोरस ने बोला कि अदर वर्ल्डनेस की बात करी, प्लेटो के आइडियाज ऑफ फिलोसॉफिकल रूलर, प्लेटो का आइडिया ऑफ फॉर्म्स यहां से इंस्पायर हुआ। एथिकल कंडक्ट की इसने बात करी कि ह्यूमन कंडक्ट जो है, एथिकल कंडक्ट की बात करी पाइथागोरस ने। तो पाइथागोरियन आइडिया ऑफ जस्ट स्टेट में भी आपको, सॉरी, प्लेटोनिक आइडिया ऑफ स्टेट में भी आपको पाइथागोरियन इन्फ्लुएंस दिखता है। उसी तरह हेराक्लिटस ने बोला कि चेंज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वर्ल्ड। तो प्लेटो के जो चेंज का आइडिया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया है, इसमें भी आपको हेराक्लिटस का इन्फ्लुएंस दिखता है। और पैरामेंडिस ने बोला कि परमानेंस इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पे आपको जो सोल का आइडिया है, मिथ ऑफ सोल्स का आइडिया है, ये भी आपको प्लेटो के थ्योरी में दिखता है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इन्फ्लुएंस करती हैं प्लेटो को अलोंग विद द सोक्रेटिक इन्फ्लुएंस। यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट है तो बताओ, फिर आगे चले, नहीं तो ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं प्लेटोनिक थ्योरीज की। ठीक है, इन्हीं इन्फ्लुएंस से आपको पता लग जाएगा कि प्लेटोनिक थ्योरीज हैं क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ आइडिया। ठीक है, अब ना सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज की आज मैं बात करूंगा, पूरी की पूरी थ्योरीज की। ठीक है, तो वो इंटररिलेटेड कॉन्सेप्ट में बात होती जाएगी। इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको रब कर दूं मैं, बता दो, इसको रब कर दूं? ठीक है जी, देखो अब ना यार प्लेटो ने ना, प्लेटो की इन्हीं थ्योरी से हम बात करते हैं और आगे चलते हैं प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल में, प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडिया में। कि यार प्लेटो जैसे पाइथागोरस से इंस्पायर्ड हुआ, जैसे मैंने बताया इन सारी थ्योरी से इंस्पायर्ड हुआ, तो प्लेटो ने इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट करा अपनी थ्योरीज में। जब प्लेटो ने इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करा अपनी थ्योरी में, तो प्लेटो ने ये चीज ध्यान में दी। प्लेटो कहता है कि यार हर बॉडी के दो पार्ट्स हैं, हर बॉडी के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जो चेंजिंग पार्ट होता है, एक पार्ट होता है जो परमानेंट पार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, चेंजिंग पार्ट क्या हो गया? फिजिकल वर्ल्ड। परमानेंट पार्ट क्या होगा? आपका जो होगा सोल। ठीक है, तो प्लेटो की ना इन्हीं थ्योरी से या इन्हीं आइडिया से प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल बनती है। प्लेटो की थ्योरी ऑफ सोल इन्हीं आइडिया से बनती है कि प्लेटो ने बोला कि यार एक चीज जो होगी वो आपकी फिजिकल वर्ल्ड में होती है, जो चेंजिंग वर्ल्ड में होती है, दूसरी चीज जो होती है वो आपकी परमानेंट रहती है। तो जो चेंजिंग वर्ल्ड में आपकी थ्योरी मिलती है, वो चेंजिंग वर्ल्ड में आपकी थ्योरी होती है फिजिकल वर्ल्ड में बॉडी which is bound to change, and in thing that will not change or that is permanent is the soul. That is permanent, that is soul. और ये जो परमानेंट चीज है, जो सोल है, इस सोल के आइडिया के साथ ये स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट भी जोड़ रहा है। इस सोल के आइडिया के साथ ये स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट भी जोड़ रहा है। यहां पे सॉक्रेट्स दिखता है। इस स्पिरिचुअल, इस सोल के कॉन्टेक्स्ट के साथ ये एथिकल आइडिया भी जोड़ रहा है। यहां पे पाइथागोरस दिखता है। यहां पे ये कह रहा है कि सोल जो है ये परमानेंट है, सोल जो है ये परमानेंट है। यहां पे पैरामेंडिस दिख रहा है। और जहां पे ये कह रहा है कि बॉडी जो है ये परमानेंट नहीं है, ये चेंज हो सकती है, यहां पे हेराक्लिटस दिख रहा है। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो बात को, कि यार थ्योरीज में जो उसके इन्फ्लुएंसेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो प्लेटो ने यही रिकॉग्नाइज करा। प्लेटो कहता है कि यार दो चीजें हैं, एक तो होता है चेंजिंग कंपोनेंट दैट इज द फिजिकल वर्ल्ड, और एक होता है आपका परमानेंट कंपोनेंट दैट इज द परमानेंस ऑफ सोल। एंड व्हाई ही सेज दैट द सोल इज परमानेंट? बिकॉज ही सेज दैट यार सोल का जो कैरेक्टरिस्टिक है, सोल का जो वर्च्यू है ना, दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोल विल नॉट चेंज। कि आप ये कह रहे हो कि आज अगर एक आदमी एक टाइम के ऊपर चोर था, ठीक है, ये एक आदमी बहुत बड़ी आदमी था, सिचुएशन उसको चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, कि हम ये बोलें कि यार एक आदमी, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने सुनी होगी बचपन में। ठीक है, राजा हरिश्चंद्र बहुत
बढ़िया बहुत बड़ा राजा था, ठीक है, उसको सच बोलने की आदत थी, ठीक है। तो एक मिनट रुको यार, राजा हरिश्चंद्र को सच बोलने की आदत थी। तो राजा हरिश्चंद्र ने सच बोलने के चक्कर में, राजा हरिश्चंद्र ने सच बोलने के चक्कर में अपना राजपाट गवा लिया, ठीक है। पर जब उसको अल्टीमेटली उसकी फैमिली में भी डेथ होनी शुरू होगी, उसके बच्चों का देहांत हो गया, अल्टीमेटली जब लास्ट मोमेंट पे जब उसका ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा आया, तब उसके पास सामने ऑप्शन थी, ठीक है, पर उसने फिर सच का साथ चुना, ठीक है। क्यों? क्योंकि सोल कभी चेंज नहीं होती, जो आदमी अंदर से है वो कभी चेंज नहीं होता। ये हमारे इंडियन फिलोसफी में भी है, माइथोलॉजी में भी है, और यही आपको प्लेटो की थ्योरी में भी दिखता है। प्लेटो कहता है कि यार ये सब ना सिचुएशनल नहीं हो सकता। प्लेटो कहता है यार ये सब जो है ना, ये चीजें चेंज नहीं हो सकती, ये विजडम, ये वर्च्यू जो है ना, ये आदमी का कभी बदल नहीं सकता। प्लेटो ने इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए, अपनी थ्योरी ऑफ सोल को ही एक्सप्लेन करते हुए, एक कॉन्सेप्ट से कैसे समझाया, जिस आइडिया को उसने बोला मिथ्स ऑफ मेटल्स, मिथ ऑफ मेटल्स के आइडिया से उसने इसको समझाया, मिथ ऑफ मेटल्स एंड अर्थबॉर्न। इस आइडिया से प्लेटो ने एक्सप्लेन करा प्लेटोस थ्योरी ऑफ सोल को, ठीक है। इस आइडिया से प्लेटो ने एक्सप्लेन करा प्लेटोस थ्योरी ऑफ सोल को। प्लेटो कहता है कि यार जैसे मैंने आपको बताया कि एवरीबॉडी इज बोर्न फ्रॉम द अर्थ, बट ही ट्राइड टू एक्सप्लेन द सोल यूजिंग द आइडिया ऑफ मिथ्स ऑफ मेटल्स, कि भाई वर्च्यू, एक टेबल बना रहा हूं, ये टेबल बना लेना, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस टेबल से आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, वर्च्यू, और ये जो मिथ ऑफ मेटल्स है ये तो पूरा क्लियर हो जाएगा इससे। wisdom, courage, wisdom, courage and appetite. बना लिया? बना लिया? करूं एक्सप्लेन इसे? देखो वो बात क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि यार वर्च्यू है विजडम, करेज, ग्रीड। सोल जो है या तो वो रैशनल हो सकती है, या स्पिरिटिव हो सकती है, या वो एपिटेटिव हो सकती है। क्लास, रूलर क्लास, या फिर जिसको गार्डियन क्लास भी बोलते हैं, गार्डियन क्लास, ऑक्सिलरी क्लास जो हमारी फाइटिंग क्लास होती है, या फिर प्रोड्यूसर क्लास। और मेटल से जो मिथ ऑफ मेटल है उससे कैसे एक्सप्लेन हुआ, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। अब समझो कि प्लेटो क्या कह रहा है, ठीक है। ये तो होगा टेबल, अब समझो कि प्लेटो क्या कह रहा है। प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो कहता कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ सोल, ठीक है, हर आदमी की सोल होती है, और जो सोल है दैट डोमिनेट्स, ठीक है। उसने बोला कि सोल्स आर डिफरेंट इन एवरी इंडिविजुअल एंड सोल डोमिनेट्स ओवर द इंडिविजुअल, कि जो भी आदमी होगा वो सोल के बेसिस के ऊपर होगा, जो उसके अंदर है उसी के बेसिस के ऊपर होगा। अब आप याद करो, वापस जाओ
किसकी बात पे कर रहे हैं हम? सॉक्रेट्स की बात। सॉक्रेट्स ने क्या बोला था कि जो इनसाइट है वो इनसाइट रिफ्लेक्ट करती है ह्यूमन बीइंग में, कि रादर देन गोइंग आउटसाइड फॉर नॉलेज, गो इनसाइड फॉर नॉलेज। प्लेटो क्या बोल रहा है कि जो सोल है दैट इज डोमिनेटिव, जो हमारे अंदर है दैट इज डोमिनेटिव। तो जो हमारे अंदर है वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे ह्यूमन बिहेवियर पे, वो रिफ्लेक्ट करेगा हमारे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक पे। तो प्लेटो भी यहाँ पे यही बात कर रहा है। प्लेटो कह रहा है कि यार जिसकी सोल जो वर्चू है वो विजडम है, या जिसकी सोल रैशनल है, कि जो रीजन के पीछे भाग रहा है, वो क्या है? रूलिंग क्लास या गार्डियन क्लास का होगा, और उसकी जो मेटल होगा या उसकी जो सोल होगी दैट विल बी मेड ऑफ गोल्ड। फिर आएगा एक आदमी जो करेज जिसका वर्चू होगा, जो लड़ाई में या फिर आपकी फाइटिंग में सही होगा, वो होगा आपकी, इसकी सोल क्या होगी? स्पिरिटिव क्लास गार्ड ऑक्सिलरी, और मेटल सिल्वर, कि उसकी सोल होगी सिल्वर की। ग्रीड, जो थर्ड क्लास ग्रीड, एपेटाइट, सोल एपेटाइटिव क्लास, प्रोड्यूसर क्लास, सोल इज ऑफ मेटल। मिथ ऑफ मेटल में क्या उसको बोला? कॉपर। ठीक है, तो प्लेटो एक तरह से यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है? प्लेटो कह रहा है कि यार जो इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल की सोल जो है वो सोल कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, वो सोल कभी चेंज नहीं हो सकती। कईयों में करेज डोमिनेट करेगी, कईयों में एपेटाइट डोमिनेट करेगा, कईयों में विजडम डोमिनेट करेगा। तो उसके हिसाब से ही इंडिविजुअल जो है वो अपना रैशनलाइज हो सकते हैं, और जो सोसाइटी है वो बेटर रह सकती है। कि अगर अगर मेरी सोल या मेरा जो वर्चू है वो एपेटाइटिव है, तो मैं अगर रूलिंग क्लास में चला जाऊंगा तो मैं सारा का सारा बैलेंस हिला दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ग्रीड के लिए काम करूंगा, मैं अपने लिए काम करूंगा, मैं लोगों के लिए काम नहीं करूंगा। जो सबसे ऊपर बैठा होता है, जो रूलिंग क्लास होती है, उसका काम क्या होता है? कि वो लोगों के लिए काम करे। पर अगर एपेटाइटिव आदमी वर्चू यहां पे पहुंच जाएगा जहां पे वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात कर रहा है, अपने लिए काम कर रहा है, तो बाकियों का भला कैसे करेगा? तभी प्लेटो ने क्या बोला? प्लेटो ने इसको इस तरह से जनरेट करा या मिथ क्रिएट करा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कि जिसकी सोल गोल्ड की है, जिसका रैशनल, जिसका वर्चू विजडम है, जिसका वर्चू रैशनल है, सिर्फ वही आदमी ऐसा है जो ग्रोथ कर सकता है, या जो फिर वो आपके लिए रूल कर सकता है। तो प्लेटो ने इस हिसाब से सिस्टम क्रिएट करा, और प्लेटो ने यहां पे क्या बोला कि कि दीज फीचर्स, these so idea of soul and these features or these ideas of souls are permanent, you cannot change them. And what Plato said, कि जो हम पाइथागोरन थ्योरी में बात करें, पाइथागोरस की बात कर रहे थे ना, कि उसने क्या बोला कि यार जब ये सोल है, इफ इंडिविजुअल डाइज एज वेल, तो दिस सोल डज नॉट चेंज, दिस सोल रिमेन्स परमानेंट एंड इट ऑल्सो गोज टू द अदर वर्ल्ड। पाइथागोरियन इन्फ्लुएंस, कि उसने बोला कि यार सोल परमानेंट है, ये आदमी को यहां तो चलाएगी चलाएगी, इसके बाद जब वो मर जाएगा तो दैट सोल विल गो टू द अदर वर्ल्ड एज वेल। एंड when the soul leaves our body, what Plato said, that when the soul leaves our body, it goes to the kingdom of God. And what is the characteristic of the kingdom of God? The characteristic of the kingdom of God is the ultimate good, is the ultimate knowledge. And Plato in this world wants to achieve that ultimate knowledge. Plato in this world wants to create a world of ultimate good. ठीक है, तो जो गुड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है प्लेटो, वो गुड क्या है? दैट इज द आइडियल स्टेट। एंड प्लेटो कहता है कि वो आइडियल स्टेट कैसे क्रिएट हो सकती है, वो आइडियल स्टेट कैसे बन सकती है? वो आइडियल स्टेट तभी बन सकती है अगर हर आदमी अपने हिसाब से काम करे, या फिर अपनी सोल के हिसाब से काम करे। कि मेरी सोल मेरे को कहती है दैट आई विल बी द, और आई शैल बिलोंग टू द प्रोड्यूसर क्लास, तो मेरी एस्पिरेशन प्रोड्यूसर क्लास की होनी चाहिए। अगर मेरी सोल कहती है कि आई शैल बिलोंग टू द ऑक्सिलरी क्लास, तो मेरी सोल, मेरी जो एस्पिरेशन है वो ऑक्सिलरी क्लास की होनी चाहिए। अगर मेरी सोल कहती है दैट आई शैल बी द मेंबर ऑफ द रूलिंग क्लास, तो मेरी एस्पिरेशन रूलिंग क्लास की होनी चाहिए। मतलब प्लेटो ने क्या बोला? प्लेटो कहता कि एज पर द वर्च्यू ऑफ द इंडिविजुअल, एज पर द वर्च्यू और एज पर हिज सोल, देयर शुड बी फिक्सेशन ऑफ द इंडिविजुअल इन दीज क्लासेस, देन ओनली एन आइडियल स्टेट कैन बी क्रिएटेड। यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ या यस और नो में लिख दो यार फटाफट। अगर किसी को डाउट है तो नो लिख दो, मतलब जो भी समझ गया ना। अगर डाउट है तो यस लिख दो, अगर नहीं तो आगे चलें। फटाफट बताओ। सही, चलो फिर आगे चलते हैं।
देखो इसके बाद हमने क्या बात करी कि यार प्लेटो ने इसी चीज से एक्सप्लेन करा, प्लेटो इसी चीज से एक्सप्लेन करते करते अपनी थ्योरीज दे रहा है। अब ना इन्हीं इसी पॉइंट के ऊपर उसकी हर थ्योरी टिकी है, चाहे उसकी थ्योरी ऑफ जस्ट स्टेट है, मतलब आइडियल स्टेट है, चाहे उसकी थ्योरी ऑफ जस्ट मैन है, चाहे उसकी थ्योरी ऑफ आइडियाज है, वो सब कुछ जो है ना वो इसी चीज के ऊपर टिका है। अब आप ये देखो कि कैसे पता लगेगा कि भाई जो सॉरी कि कैसे पता लगेगा कि कौन आदमी रूलर बनेगा, कौन आदमी आपका प्रोड्यूसिंग क्लास में जाएगा या कौन आदमी आपका ऑक्सिलरी क्लास में जाएगा। इसके लिए भी प्रोसेस जो वो एन्यूमरेट प्लेटो ने करा, इसके लिए भी प्लेटो ने ही प्रोसेस एन्यूमरेट करा, इसके लिए ही प्लेटो ने एक और चीज की एस्टेब्लिशमेंट करी या प्लेटो ने एक और चीज को एक्सप्लेन करा। अब प्लेटो का ना एक थ्योरी इसी थ्योरी का एक्सटेंशन है, ठीक है, इसी थ्योरी के एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज। अब प्लेटो ने ना एक थ्योरी ऑफ आइडियाज की बात करी, ठीक है। प्लेटो वांटेड टू जस्टिफाई दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग, ठीक है, उसने बोला कि यार हमारा जो स्टेट है ना, इसको रब कर दूं, मैं इसको ना चार्ट को रब कर रहा हूं। प्लेटो ने ना एक बहुत सही बात बोली। प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो कहता कि यार अगर हमने ये चेक करना है कि जस्ट स्टेट है कि नहीं है, या प्लेटो कहता अगर हमने ये स्टेट को जस्ट बनाना है तो उस स्टेट में हर आदमी को उस लेवल पे होना चाहिए जो लेवल पे वो डिजर्व करता है, ठीक है। और वो डिजर्व जो लेवल कैसे डिजर्व करता है वो कैसे पता लगेगा, ऑन द बेसिस ऑफ हिज सोल, ऑन द बेसिस ऑफ हिज वर्च्यू। तो जो फिलोसोफर किंग है उस फिलोसोफर किंग का वर्च्यू क्या होना चाहिए या उसकी सोल कैसी होनी चाहिए, हिज सोल शैल बी मेड ऑफ गोल्ड, ठीक है। जो आपका प्रोड्यूसिंग क्लास है उसकी सोल कैसे बनी होनी चाहिए, हिज सोल शैल बी मेड ऑफ कॉपर। तो कहता अगर आदमी अपनी अपनी जगह पे फिट है तो उस आदमी को यह पता है कि भाई हम इससे आगे नहीं जा सकते, तो उसकी एस्पिरेशन जो है वो इसी पे टिकी होनी चाहिए। अब वो कैसे इस एस्पिरेशन पे टिकेगा या कैसे चेक किया जाए कि यार ये आदमी इसी चीज के लिए बना है, उसके लिए प्लेटो ने बात करी एजुकेशन की, ठीक है। अगर हम प्लेटो की किताब जो है, जिस किताब की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, रिपब्लिक, उस बुक रिपब्लिक में अगर हम देखें तो वो रिपब्लिक का जो बेसिस है या सबसे ज्यादा रिपब्लिक किस चीज पे फोकस करती है, एजुकेशन पे। तो प्लेटो ने ये चेक करने का जो सिस्टम है वो एजुकेशन पे ही छोड़ दिया, या डिसाइड करने का सिस्टम एजुकेशन पे ही छोड़ दिया कि भाई एजुकेशन के थ्रू ही हम फिल्टर करेंगे, एजुकेशन के थ्रू ही हम डिसाइड करेंगे कि कौन प्रोड्यूसिंग क्लास में होगा, कौन आपका ऑक्सिलरी क्लास में जाएगा और कौन जो है वो गार्डियन क्लास में जाएगा। ये सारी चीजें प्लेटो ने एजुकेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही छोड़ दी। तभी प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लेटो का जो आइडियल स्टेट क्रिएट होना है लास्ट में, जो अभी क्रिएट करेंगे आज, जो प्लेटो का लास्ट में आइडियल स्टेट क्रिएट होना है वो प्लेटो के थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे टिका है। थ्योरी ऑफ एजुकेशन के साथ साथ ही थ्योरी ऑफ आपके आइडियाज पे टिका है, मिथ ऑफ मेटल्स पे टिका है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम प्लेटो के थ्योरीज ऑफ आइडियाज की बात भी करते हैं, ठीक है। अभी हमने थ्योरी ऑफ सोल्स की बात करी, अब प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडिया भी इसी के साथ एक एक्सटेंशन है जो आपको क्लियर हो जाएगा मिथ ऑफ मेटल्स के साथ ही, थ्योरी ऑफ आइडियाज, ठीक है। अब प्लेटो जो से मैंने आपको बताया, एक ना एक स्टेटमेंट लिख लो, इसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल भी काफी पूछे हैं, साइड पे लिख लो, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। ये स्टेटमेंट लिख लो, इसके ऊपर यूपीएससी ने काफी बार क्वेश्चन भी पूछा है। ठीक है, अब ये देखो, अब इसी चीज को बात करते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज को। थ्योरी ऑफ आइडियाज को भी प्लेटो ने इसी चीज के ऊपर एक्सप्लेन करा है जो उसकी सोल की थ्योरी थी। कि प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो कहता कि ही वांटेड टू जस्टिफाई बेसिकली हिज थ्योरी ऑफ फिलोसॉफिकल किंग। ही वांटेड टू क्रिएट और ही वांटेड टू बेसिकली टेल द पीपल कि भाई वर्ल्ड कैसा है, दुनिया कैसी है, ठीक है। तो ही वांटेड टू क्रिएट एन अल्टीमेट गुड वर्ल्ड, और चीज है, वर्ड है ये प्रॉपर,
that he was in the search of, or he wanted that people should search for good. अब ये जो good है ना, ये एक तरह से अल्टीमेट फॉर्म है, ठीक है, प्लेटो की अल्टीमेट फॉर्म है, प्लेटो का अल्टीमेट आइडिया है, दैट इज गुड इज द फॉर्म ऑफ फॉर्म्स फॉर प्लेटो. गुड इज द फॉर्म ऑफ फॉर्म्स फॉर प्लेटो. ठीक है, कि ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर आदमी एक थ्योरी ऑफ फॉर्म को अचीव करना चाहता है. प्लेटो एक एग्जिस्टेंशियली ऐसी चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहा था जो कि आइडियल स्टेट है, और वो आइडियल स्टेट जिसको प्लेटो अचीव करने की कोशिश कर रहा था, दैट वाज गुड, दैट वाज फॉर्म ऑफ फॉर्म्स, अल्टीमेट फॉर्म, कि उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे बेहतर कुछ नहीं है. प्लेटो इस चीज को अचीव करना चाहता था. प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो कहता कि यार, कि जैसे मैंने आपको पहले बोला था, कह रहा कि टू अंडरस्टैंड दिस गुड we have to look inside. To understand the theory of God or to understand about God, we have to look inside. ठीक है, and when we have to look inside, उसके लिए हमें चाहिए होगी insight. ठीक है, to look inside we have to have an insight rather than eyesight. कि बाहर हम देख रहे हैं सेंसरी वर्ल्ड कैसा है, हम बाहर की दुनिया देख रहे हैं, कह रहा यार ये जो आईसाइट है ना, इससे इंपॉर्टेंट इनसाइट होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि अंदर क्या है. जब हम अंदर झांक के देखेंगे, देन वी विल बेसिकली नो, और देन वी कैन बेसिकली अंडरस्टैंड द अल्टीमेट गुड, दैट इज द थ्योरी ऑफ गॉड. कि व्हेन वी रियलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग, जब हम इस चीज के पीछे भागने लग जाएंगे, इस चीज को समझने लग जाएंगे, देन वी कैन बेसिकली अंडरस्टैंड दैट आइडिया. कह रहे अभी होता क्या है कि हम एक तरह से इग्नोरेंस में बैठे हुए हैं. जब हम इग्नोरेंस में बैठे होते हैं तो हम उस इग्नोरेंस में ये नहीं समझ पाते कि जो हम बाहर चीजें देख रहे हैं वो पूरी की पूरी डिसेप्शन है. जो हम समझ रहे हैं कि वो रियलिटी है, वो असलियत में डिसेप्शन है. कि अगर आप ये समझ रहे हो कि जो आप देख रहे हो वो सच है, प्लेटो कहता वो सच नहीं है, वो डिसेप्शन है. कह रहा सच क्या है वो जानने के लिए आपको इंसाइट चाहिए. सच क्या है ये जानने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा. तभी प्लेटो बोल रहा है कि भैया फिजिकल वर्ल्ड के जो प्लेजर्स हैं, जो चीजें आप देख रहे हो, जिन चीजों से अभी आप खुश हो रहे हो, वो सारे के सारे चीजें जो हैं वो कतई ही झूठ हैं. सच्चाई क्या है वो आपको जाननी पड़ेगी, सच्चाई क्या है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी. इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए प्लेटो ने थ्योरी दी. उस थ्योरी को क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ केव एलोगरी. ठीक है, एलोगरी ऑफ केव. प्लेटो ने एक चीज एक्सप्लेन करी, एलोगरी ऑफ केव की उसकी थ्योरी थी. ठीक है, एलोगरी ऑफ केव की प्लेटो की थ्योरी थी. इस थ्योरी को उसने एक्सप्लेन करा अपने इस कॉन्टेक्स्ट में. ठीक है, प्लेटो ने क्या बोला एलोगरी ऑफ केव की थ्योरी में. प्लेटो कह रहा है कि यार जब आप ढूंढ रहे हो दुनिया को, तो केव बेसिकली प्लेटो के हिसाब से एक सिंबल है. केव इज अ सिंबल दैट प्लेटो हैज गिवन. दिस सिंबल केव, जो प्लेटो ने केव सिंबल की बात करी है, दिस सिंबल केव इज बेसिकली द सिंबल ऑफ डार्कनेस. ठीक है, दिस सिंबल केव इज द सिंबल ऑफ डार्कनेस दैट प्लेटो हैज यूज्ड. दिस सिंबल ऑफ डार्कनेस अकॉर्डिंग टू प्लेटो. ठीक है, ये कौन सा सिंबल है, ये केव क्या है, अब इसके पीछे कहानी सुनो. ठीक है, इसकी कहानी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको झट समझ आ जाएगा. ठीक है, प्लेटो बोलता है, प्लेटो ने किस तरह एक्सप्लेन किया, प्लेटो कहता कि लोग हैं, ठीक है, कह रहा कुछ लोग हैं, सारी दुनिया जो है वो एक केव में रह रही है. केव में रहने का मतलब क्या, वो अंधेरे में रह रही है. ठीक है, कि केव में होता क्या, डार्कनेस ही होती है ना. अगर आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, लाइटें बंद कर दी जाए, तो डार्कनेस है. अब प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो कहता कि यार ये ना दुनिया जो है ना, इसका मुंह ना दीवार की तरफ है. ठीक है, जैसे बचपन में पनिशमेंट देते ना कि दीवार की तरफ हाथ खड़े कर, मुंह करके खड़े हाथ खड़े कर लो. हाँ, तो प्लेटो ने क्या बोला कि ना लोगों को बिठाया हुआ है, उन सब लोगों के हाथ पैर बांधे हुए हैं, उन सब लोगों के हाथ पैर बांधे हुए हैं, और उनको ना दीवार की तरफ मुंह किया हुआ है. कह रहे जब वो दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हैं, हाथ पैर बांधे हुए हैं, पीछे सिर्फ एक लाइट जल रही है, आग जल रही है. ठीक है, तो जो उन्हें सामने अंधेरे में दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि वो मुड़ पा नहीं रहे हैं. ठीक है, क्योंकि सब बंधे हुए हैं, मुड़ पा नहीं रहे हैं, वो देख क्या रही हैं, जो सामने दिख रहा है, और सामने उनको सिर्फ और सिर्फ शेडोज दिख रही हैं. ठीक है, उनको सामने सिर्फ और सिर्फ शेडोज दिख रही हैं, क्योंकि पीछे थोड़ी सी लाइट जग रही है, जो उसको हम आग जल रही है, उन सबको बांधा हुआ है. दीवार की तरफ वो देख रहे हैं, तो दीवार की तरफ अगर थोड़ी सी लाइट पड़ रही है तो क्या दिखता है, शेडो दिखती है ना, है ना. जैसे आप धूप में चल रहे होते हो तो आपको शेडो दिखती है, वो शेडो की वो बात कर रहा है. कह रहा उन लोगों को एक स्टेज ए पे
प्लेटो बोल रहा है कि एक स्टेज ए पे इन लोगों को बांध के रखा हुआ है। तो जब इनको एक स्टेज ए पे बांध के रखा हुआ है, उस टाइम के ऊपर इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी शेडो देख पा रहे हैं। तो जब ये सिर्फ और सिर्फ अपनी शेडो देख पा रहे हैं, इस टाइम पे इसने क्या बोला कि देयर इज अ चेन्ड मैन। प्लेटो बोल रहा है कि देयर इज अ चेन्ड मैन, एंड दिस चेन्ड मैन is basically completely ignorant, is living the life of ignorance, because ये कर क्या रहा है? he is seeing or he is believing that जो ये देख रहा है वो सच है, जो शेडो आप देख रहे हो वो सच है। पर प्लेटो कहता कि मेरे भाई वो सच नहीं है। ठीक है, कह रहा क्यों? कह रहा क्योंकि तुमने अभी एफर्ट ही नहीं करी मुड़ने की। कह रहा कि तुमने अभी घूमने की एफर्ट ही नहीं करी, तुम्हें घूमा जाने रहा, तुमको लग रहा है जो तुम देख रहे हो सच है। कह रहा अब इसमें इसने कहा कि एक आदमी था जिसने किसी तरह हाथ पैर खोले और जो बाहर निकलने की कोशिश करी, वो पलटा। जब वो पलटा, वो घूमा, उसने कहा कि यार जो हम इस तरफ प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, इस तरफ हम तस्वीरें देख रहे हैं, इस तरफ हम इमेजेस देख रहे हैं, वो तो झूठ है, क्योंकि वो सारा शेडो है। वो घूमा तो उसने कहा कि भाई ये कुछ और है, मेरे को कुछ और दिख रहा है। ठीक है, तो एक आदमी ने घूमने की जरूरत की, एक आदमी ने घूमने की कोशिश करी। तो जब उसने घूमा, जब वो आदमी घूमा तो उसने अपने पीछे फायर देखी, उसको दिखा आग है। तो प्लेटो क्या कहता कि अभी हम एक एथीरियल प्रोजेक्शंस देख रहे थे पहले, जो हम इग्नोरेंस में देख रहे थे, वो हमारे लिए, वो लोगों के लिए सच्चाई थी, पर वो शेडो थी। कह रहा जब वो आदमी घूमा, उसने कुछ और देखा, उसको आग दिखी। कह रहा उस आग को देख रहे उसने बिलीफ बना लिया, उसको लगा कि यार इसी लाइट से सब कुछ हो रहा है, यही सब कुछ है। तो उसने बोला कि जो बी आदमी घूमा, दैट इज द सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में जब आदमी घूमा, इस स्टेज में, दिस पर्टिकुलर स्टेज में आदमी जो है, ही इज लुकिंग टुवर्ड्स फायर। यहां पे उसने क्या बोला कि हमने ओपिनियन फॉर्मेशन कर ली। यहां पे हमने एक ऐसी ओपिनियन फॉर्मेशन कर ली कि हमें लग रहा है कि जो अब हम देख रहे हैं वो सच है। द स्टेज ऑफ सेमी इग्नोरेंस। प्लेटो बोल रहा है फर्स्ट इज द स्टेज ऑफ इग्नोरेंस वेयर वी आर बिलीविंग द शेडोज, वी आर बिलीविंग द शेडोज। यहां पे वी हैव एस्टेब्लिश्ड अ सर्टेन सेंस ऑफ बिलीफ्स और ओपिनियंस। इस आदमी को लग रहा है कि जो मैं अब देख रहा हूं ना ये सच्चाई है, ये बिलीफ और ओपिनियन इसने एस्टेब्लिश कर लिए। पर अब कहता है कि उसको लगा कि यार उसको ना दूर कोने से एक लाइट दिख रही थी, उसने कहा कि यार उस लाइट में क्या है। तो वो धीरे धीरे किसी तरह मशक्कत करके वहां तक पहुंचा। ठीक है, मेहनत करी उसने, वो वहां तक पहुंचा। जब वो वहां तक पहुंचा, उसने देखा कि यार बाहर तो सनलाइट है। जब वो बाहर, बड़ी मुश्किल उसको एफर्ट लगी, जब वो केव से बाहर निकला, उसकी आंखों में भी दिक्कत हुई, उसने आंखों को किसी तरह झपकी और उसने देखा यार ये दुनिया ही अलग है। ठीक है, ये दुनिया ही अलग है। वहां पे उसने क्या रियलाइज किया कि यार जो मैंने पीछे बिलीव्स बनाए थे फायर को देख के, वो बिलीव्स भी सही नहीं थे। दैट इज द स्टेज ऑफ सेमी इग्नोरेंस। और जो मैं सबसे पहले देख रहा था, अपनी शैडो देख रहा था और समझ रहा था यही सच है, दैट इज द स्टेज ऑफ कंप्लीट इग्नोरेंस। तो प्लेटो कहता कि जब आदमी बाहर निकलता है एक स्टेज से या दूसरी स्टेज से क्रॉस करके सनलाइट को देखता है, तो दैट इज द थर्ड स्टेज। अब ये जो थर्ड स्टेज है, जो ये सी स्टेज है, इस सी स्टेज में उसने क्या देखा? दिस पर्सन सीज सनलाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट इज द स्टेज ऑफ विजडम, क्योंकि यहां पे ही हैज सीन द ट्रू नॉलेज, कि सनलाइट इज द ट्रू नॉलेज। ठीक है, तो ही सेड कि इज दिस स्टेज ऑफ कॉग्निशन, दिस स्टेज, कॉग्निशन समझते हो ना, सोच, बिलीफ सिस्टम। तो उसने क्या बोला, एथिकल टर्म है कॉग्निशन, आप एथिक्स में पढ़ोगे, कॉग्निटिव बिहेवियर, कि मेरा बिहेवियर कैसा है। तो पहला बिहेवियर क्या है, पहला कॉग्निशन क्या है? स्टेज ऑफ इग्नोरेंस, कि मैं शैडो को ही सब कुछ समझ रहा हूं। दूसरा क्या है? सेमी इग्नोरेंस, कि मैंने एक बिलीफ बना लिया, मैंने एक ओपिनियन बना लिया और मैं उस बिलीफ से आरे परे जाने को तैयार नहीं हूं। मैंने बोला कि जो मेरा बिलीफ है वो सही है। पर थर्ड स्टेज इज द स्टेज ऑफ विजडम, नॉलेज। तो प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि ये जो आदमी है जो थर्ड स्टेज में जाएगा, दैट पर्सन इज और हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सबको अपने साथ लेके चले। तो जो आदमी वो एक्सट्रीम नॉलेज या इस स्टेज ऑफ विजडम पे पहुंच जाएगा, वो आदमी कौन बनेगा? फिलोसोफर रूलर, वो बनेगा फिलोसोफर किंग। ठीक है, तो प्लेटो के हिसाब से, प्लेटो ने क्या बोला कि नॉलेज इज अल्टीमेट थिंग। तो एक आदमी नॉलेज अचीव कर लेगा, वो आदमी बन जाएगा फिलोसोफर किंग, और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेवारी है कि वो सबको एक साथ लेके चले। ठीक है, अब प्लेटो ने इस कहानी को आगे भी लिखा हो, प्लेटो की कहानी को आगे समझते हुए ना, प्लेटो क्या कहता है कि यार उस बंदे ने नॉलेज देख ली, ठीक है, उस बंदे ने विजडम देख लिया,
जब उस बंदे ने विजडम देखा तो वो वापस गया, ठीक है, वो वापस गया, बड़ी मुश्किल से वापस गया। उसने लोगों को बोला कि भैया जो तुम देख रहे हो वो सच्चाई नहीं है, ये झूठ है, मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें दुनिया दिखाता हूं, ठीक है। लोग उस पर हंसे, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, पर उसने किसी तरह उन्हें कन्विंस किया और उनको उठा के बाहर ले गया। तो जब वो उनको उठा के बाहर लेके गया, जब वो उनको उठा के बाहर लेके गया तो उसने उनको कोशिश करी असली दुनिया दिखाने की। अब ये काम किसका हुआ? फिलोसोफर रूलर का। ये काम किसका हुआ? फिलोसोफर किंग का, ठीक है। अब इसके लिए उस फिलोसोफर किंग का सोल सही होना जरूरी था। अगर वो सोल ऑफ एपेटाइट होती, अगर वो सोल ऑफ कॉपर होता, तो वो क्या करता? वो कहता कि यार मेरे को फायदा है, वो सब तो पीछे मर गए, मैं आगे निकल जाता हूं, वो जहां मर गए मरने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। वो अपने लिए काम करता, ठीक है। पर ये सोल ऑफ विजडम थी, ये सोल ऑफ गोल्ड थी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका वर्च्यू क्या था? रैशनैलिटी। ये ऑक्सिलरी क्लास भी नहीं, ये प्रोड्यूसर क्लास भी नहीं, ये गार्डियन क्लास का मेंबर है, क्योंकि उसने अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट विजडम देखा। तो वो वापिस आया, उसने बोला कि भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे साथ चलो, हंसना है हंसो, जो मर्जी करो, पर मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें असली दुनिया दिखाऊंगा। तो सोल सही होना, वर्च्यू सही होना इतना इंपॉर्टेंट है कि वो आदमी उन सबको बाहर लेके गया और तभी वो जाके स्टेट चला पाएगा। दैट इज द टाइप ऑफ फिलोसोफर रूलर प्लेटो इज टॉकिंग अबाउट। यस और नो? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट किसी को? ठीक है जी। देखो, अब यही जो स्टेटमेंट है ना, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, ये स्टेटमेंट यूपीएससी ने आप ना इसको बना लो एक बार, ये ना थ्योरी ऑफ एलिगोरी ऑफ केव के साथ इसको बना लो। ए स्टेजेस ऑफ द चेन्ड मैन, इग्नोरेंस, वो देख क्या रहे हैं? शैडो। बी लुक व्हेन ही लुक्स टुवर्ड्स फायर, दैट इज द स्टेज ऑफ सेमी इग्नोरेंस। अब उन्होंने क्या बनाया? बिलीफ। सी इज द स्टेज ऑफ व्हेन ही सीज द सनलाइट, उसने क्या बनाया? विजडम, दैट इज द स्टेज ऑफ नॉलेज। ये बना लो एक बार, फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना तुमने बना लिया, तो फिर मैं आगे चलूंगा। सवाल क्या है? अच्छा, अनुज ने सवाल पूछा, व्हाई ए इज नॉट अ बिलीफ। अच्छा यार देखो, उसने ए स्टेज को बिलीफ का मौका, बिलीफ क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसने बोला कि भाई जब उसने ना इस स्टेज को प्लेटो के शब्द में, प्लेटो की टर्मिनोलॉजी में, दिस इज द टाइप ऑफ, दिस इज द स्टेज ऑफ इमेजिंग। ए इज द स्टेज ऑफ इमेजिंग, कि अभी हम इमेजेस देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारी बॉडी है, हम फिजिकली प्रेजेंट है, अभी हम फिजिकल, अपने फिजिकल प्रेजेंस को भी पहचान नहीं पाए हैं, हम सिर्फ शेडोज पे विश्वास कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो चीज हम सामने देख रहे हैं ना, दैट इज अ इमेज, और उस इमेज को हम विश्वास कर रहे हैं। अभी हम अपनी एग्जिस्टेंस को विश्वास भी नहीं कर रहे हैं, हम शेडो को, अपनी शेडो को असलियत समझ रहे हैं। So that is why he has not given them as a term of belief, क्योंकि अभी हम शेडो पे ही भरोसा करी जा रहे हैं, उस शेडो की टर्म में ही काम कर रहे हैं। That is the stage of belief, that sorry imaging that he is talking about, कि इमेज ही हमारे लिए सच्चाई है। तभी वो क्या कह रहा है कि this first stage is the farthest away from reality, this second stage is away from reality but a step closer to reality, and this third stage is reality। तभी वो बोल रहा है कि reality is the shadow of ideas, reality is the shadow of आइडियाज, ठीक है। सेंसरी नॉलेज नहीं है ना, देखो साची सेंसरी नॉलेज नहीं है जो उसने दुनिया देखी। सनलाइट, सनलाइट एज पर प्लेटो इज द अल्टीमेट गुड। सनलाइट इज द स्टेज, और व्हेन द पर्सन सीज दैट सनलाइट, दैट इज द स्टेज ऑफ गुड दैट ही हैज अचीव्ड। जो मैं बता रहा था ना गुड, वो गुड स्टेज को उसने, या वो एक्सट्रीम विजडम को प्लेटो ने किस तरह एक्सप्लेन करा है? प्लेटो उस एक्सट्रीम विजडम को सोच रहा है एज द स्टेज ऑफ
गुड, ठीक है। तो वो कह रहा है कि दैट इज अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है। दैट ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट सेंसरी टर्म्स, वो ये देख रहा है कि अब जाके आदमी ने कुछ अच्छा सीखा या आदमी ने कुछ अच्छा समझा। हाँ, इट वाज सिंबॉलिक, इट वाज जस्ट अ स्टोरी दैट प्लेटो क्रिएटेड, or kind of analogy that Plato has created, so that it is easier for people to understand that what he wanted to say. ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद प्लेटो की एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो थ्योरी प्लेटो के लिए, प्लेटो जिस थ्योरी में प्लेटो सबसे ज्यादा टाइम डिवोट कर रहा है, वो थ्योरी है प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि प्लेटो ने जितना भी काम किया अपने रिपब्लिक में, वो सारा का सारा काम प्लेटो ने एक जस्ट स्टेट क्रिएट करने के लिए किया। प्लेटो का एंटायर आइडिया जो है, दैट आइडिया प्लेटो हैज क्रिएटेड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ जस्ट स्टेट। प्लेटो हैज सेड, और एज पर प्लेटो, द एंटायर प्रोजेक्शन, the entire projection the Plato has done was with the idea to create a just state, and he said that the justice is the most important concept. रियलिटी, ये साची रियलिटी इज अ शेडो ऑफ आइडियाज का आंसर मैं लिखवाऊंगा जब मैं नोट्स दूंगा। अभी आपको एक्सप्लेन तो कर दिया मैंने, एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है तो बताओ, एक्सप्लेनेशन में कोई डाउट है तो बताओ, इसका आंसर मैं आपको तब लिखवा दूंगा और साथ में थोड़ा सा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अच्छा, एक्सप्लेन ही कर दूं दोबारा, ठीक है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, प्लेटो क्या बोल रहा है, रियलिटी शैडो ऑफ आइडियाज में प्लेटो किस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। प्लेटो कह रहा है कि यार अल्टीमेट चीज जो है दैट इज आइडिया, ठीक है। ये तो आपको समझ आ चुका है पहले, कि हमने पहले बात करी कि प्लेटो अल्टीमेटली वांट्स टू अचीव द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया। प्लेटो कह रहा है कि आइडिया ही सब कुछ है, ठीक है। तो प्लेटो ये बोल रहा है कि यार जो मटेरियल वर्ल्ड में हम चीजें देख रहे हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड में हम सोच रहे हैं कि सच्चाई है, वो मटेरियल वर्ल्ड मेयर इल्यूजन है, ठीक है। वो मटेरियल वर्ल्ड मेयर शैडो है। वो फिजिकल वर्ल्ड जिसको हम सच्चाई समझ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है एक शैडो है, ठीक है। दैट इज एन इल्यूजन ऑफ रियलिटी, ठीक है। एंड व्हाई वी कंसिडर, व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर शैडो, जो हम कह रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग ये रियलिटी है, दिस इमेज, we are seeing an image and we say that this image is a reality because we are at the stage of ignorance. अभी हम एक स्टेज ऑफ इग्नोरेंस में हैं, अभी हम इग्नोरेंट हैं कि हम इस इमेज को ही रियलिटी समझ रहे हैं, ठीक है। इट इज जस्ट आर ignorance that we feel that money, power, material facilities, material benefits or this materialistic things brings happiness to us. प्लेटो कहता है ये हमारी बेवकूफी है, हमारी इग्नोरेंस है, ठीक है। उसके बाद प्लेटो ने क्या बोला, प्लेटो कहता कि टिल द टाइम वी डू नॉट अचीव ट्रू नॉलेज, टिल द टाइम वी डू नॉट अचीव ट्रू नॉलेज, till the time we do not achieve the idea of reality of good, that till that time we will be running behind, or we will be running behind materialistic things, ठीक है। प्लेटो कहता कि हमें उस रियलिटी को अचीव करना है, हमें उस ट्रू नॉलेज को अचीव करना है, और वो ट्रू नॉलेज को अचीव कैसे हम कर सकते हैं, वो ट्रू नॉलेज को अचीव हम कर सकते हैं इस वजह से या इस आइडिया से अचीव कर सकते हैं, when we run or when we search for wisdom। और उसने बोला कि विजडम सर्च करना सबके बस की बात नहीं है, ये विजडम सर्च करने का बेड़ा किसको उठाना पड़ेगा, ये बेड़ा उठाना पड़ेगा फिलोसोफर रूलर को, ठीक है। तो उसने बोला कि भाई असलियत क्या है, असलियत है विजडम, सनलाइट। मेटाफोरिकली बता रहा हूं कि असलियत क्या है, सनलाइट। दैट इज अ मेटाफोर दैट प्लेटो हैज यूज्ड। व्हाट वी बिलीव और व्हाट वी थिंक इज द ट्रुथ इज द शैडो, ठीक है। तो असलियत क्या है, आइडिया। उस आइडिया को हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं, हम किस चीज की बात कर रहे हैं, वी आर स्टिल बिलीविंग द आइडिया ऑफ शैडो। तो प्लेटो ने ये बोल दिया रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया में प्लेटो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, दैट वी आर थिंकिंग और वी आर बेसिकली टॉकिंग कि भाई हमारी
इमेजेस या जो हमने एथेरियल प्रोजेक्शंस देखी हैं, दैट इज नॉट द ट्रूथ, बट द ट्रूथ इज समथिंग एल्स, जिसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, और वो काम कौन करेगा? दैट पर्सन और द फिलोसोफर रूलर विल टेक अस टू देयर। ठीक है, ये थोड़ा सा आइडिया है आपका रियलिटी इज द शेडो ऑफ आइडियाज में। समझ आया? यस और नो? साची बताओ, समझ आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस की। ठीक है, कि जो प्लेटो की बुक है रिपब्लिक, ठीक है, वो प्लेटो की बुक ऑफ रिपब्लिक इज एंटायरली रिटन फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस। ठीक है, इट इज एंटायरली रिटन फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस, कि यार इतना इंपॉर्टेंट था जस्ट स्टेट प्लेटो के लिए। प्लेटो के लिए जस्ट स्टेट इतना इंपॉर्टेंट था कि प्लेटो में रिपब्लिक किताब का, रिपब्लिक बुक का, रिपब्लिक की स्पेलिंग ही भूल गया मैं, रिपब्लिक जो सब टाइटल था, जो होता ना कि सब टाइटल जो रिपब्लिक के नीचे, किताब के नीचे लिखा होता ना, तो जो सब टाइटल था रिपब्लिक बुक का, दैट वो सब टाइटल ही क्या था? टू क्रिएट अ जस्ट स्टेट। ठीक है, रिपब्लिक किताब का सब टाइटल क्या था? टू क्रिएट अ जस्ट स्टेट। ठीक है, अब प्लेटो ने क्या करा? प्लेटो ने इस जस्ट स्टेट को क्रिएट करने के लिए एक मेथड यूज करा। ठीक है, जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना प्लेटो ने एक मेथड यूज करा, जिस मेथड को हमने क्या बोला? डायलेक्टिकल मेथड। ठीक है, कि दिस पर्टिकुलर बुक और दिस आइडिया ऑफ प्लेटो स्टेट और दिस आइडिया ऑफ जस्ट स्टेट दैट प्लेटो यूजेस, इस जस्ट स्टेट में प्लेटो क्या यूज कर रहा है? दैट ही वांट्स टू सर्च दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिस, और प्लेटो वांट्स टू नो कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ जस्टिस दैट द पीपल अंडरस्टैंड। ठीक है, और इस चीज को समझने के लिए प्लेटो ने डायलेक्टिकल मेथड इस्तेमाल करा। तो प्लेटो की जब बुक है ना रिपब्लिक, जब वो स्टार्ट होती है, उसकी ओपनिंग होती है ना उस किताब की, तो वो ओपनिंग एक डिस्कशन से होती है। ठीक है, जैसे वो डिस्कशन क्या है कि एक बंदे का नाम है सेफलस। ठीक है, प्लेटो ने कहानी क्रिएट करी। प्लेटो ने क्या बोला? प्लेटो ने बोला कि लोग बैठे। अब ना रिपब्लिक बुक की सबसे खास बात क्या है, जैसे मैं आपको कल भी बताया था कि वो गुरु दक्षिणा थी, कि प्लेटो ने कहीं पे भी अपना नाम इस्तेमाल नहीं करा। प्लेटो ने किताब लिखी पर उसने नाम किसका इस्तेमाल किया? सॉक्रेट्स का। ठीक है, जैसे वही बात हो जाए कि आप किताब लिखो मेरा नाम लेके, मैं किताब लिखूं राज सर का नाम लेके। ठीक है ना, कि मैं किताब लिख रहा हूं राज, नाम तो सुना ही होगा, है ना? तो ये एक तरह से गुरु दक्षिणा होगी। तो उसी तरह प्लेटो ने जब किताब लिखी, प्लेटो ने सॉक्रेट्स का नाम लिखा। तो प्लेटो ने क्या करा? प्लेटो ने कहा कि यार डिस्कशन हो रही है कुछ लोगों के बीच में। ठीक है, जब उन लोगों के बीच में डिस्कशन हो रही है, तो उन लोगों के बीच में जब डिस्कशन हो रही है, तो उसने ये बोल दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट, और सबसे पहले उसने डिस्कशन में नाम लिया सेफलस का। ठीक है, प्लेटो कहता है, प्लेटो की किताब खुली, जैसे प्ले होता है ना, ठीक है, प्ले में सबसे पहले होता है एक्ट 1 सीन 1। ठीक है, आपने जूलियस सीजर अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा, जो स्कूल में पढ़ाते थे जूलियस सीजर, है ना? तो जूलियस सीजर की किताब खुलती है, उसमें आता है एक्ट 1 सीन 1। तो प्लेटो की रिपब्लिक खुलती है, उसमें आता है एक्ट 1 सीन 1। तो जो एक्ट 1 सीन 1 है प्लेटो की रिपब्लिक किताब का, उस रिपब्लिक किताब का एक्ट 1 सीन 1 क्या है कि सबसे पहले प्लेटो उसमें क्या बोलता है? प्लेटो कहता है एक आदमी है सेफलस। ठीक है, सेफलस से सॉक्रेट्स पूछता है। ठीक है, अब जहां जहां मैं सॉक्रेट्स इस्तेमाल करूंगा, मतलब क्या हुआ? प्लेटो की बात कर रहा हूं कि सॉक्रेट्स पूछता है सेफलस से कि सेफलस व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू यू? तो सेफलस जवाब क्या देता है? सेफलस कहता है दैट जस्टिस अकॉर्डिंग टू मी, और जस्टिस अकॉर्डिंग टू सेफलस इज बेसिकली अ वेरी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, सेफलस ने एक बड़ा ही आसान सा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। सेफलस ने क्या बोला? सेफलस कहता कि भाई मेरे हिसाब से जस्टिस जो है, दैट इज डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग वंस डेट। डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग वंस डेट। तो सेफलस ने बोला कि यार मेरे हिसाब से जस्टिस है दैट जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी एंड पेइंग वंस डेट। तो अल्टीमेटली
सेफलस से सॉक्रेट्स ने पूछा, सेफलस ने सॉक्रेट्स से पूछा, कह रहा है कि doing one duty से क्या होगा? कह रहा है it brings satisfaction to soul. सेफलस said it brings satisfaction to soul. अब ना प्लेटो का ना इस बात पे क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक की किताब में से ना सेफलस के कैरेक्टर को गायब कर दिया, कि जैसे उसकी किताब में ये लिखा हुआ है कि सेफलस से सॉक्रेट्स ने पूछा दैट व्हाट इज जस्टिस, तो सेफलस ने जवाब दिया डूइंग वन ड्यूटी एंड पेइंग वन डेट एंड व्हिच अल्टीमेटली विल ब्रिंग द सैटिस्फैक्शन ऑफ सोल। तो सॉक्रेट्स ने इसका जवाब क्या दिया? सॉक्रेट्स कहता है कि जो सैटिस्फैक्शन ऑफ सोल है ना, ये लेटर स्टेज में आती है, ये इनिशियल स्टेज में नहीं आती है, ठीक है। बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस और द सेफलस आइडियाज ऑफ जस्टिस और आइडिया ऑफ जस्टिस गिवन बाय सेफलस was very conventional, was very traditional, and it was to a certain kind very apt. तो सेफलस प्लेटो की किताब में से गायब हो जाता है थोड़ी देर के बाद, क्योंकि प्लेटो का मतलब डिस्कशन नहीं है, ये नहीं चाहता प्लेटो कि हम इसी बात पर डिस्कस चर्चा करते रहे। प्लेटो चाहता था जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझाना। तो प्लेटो ने कहा सेफलस को, या सॉक्रेट्स ने कहा सेफलस को, दैट आई अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, कि आई एग्री विद योर कॉन्सेप्ट और आई एग्री विद दिस पर्टिकुलर आइडिया दैट performance of just duty is one concept of justice, but I am unable to understand your second idea, that is paying one's debt. ठीक है, तो प्लेटो ने क्या बोला, सॉक्रेट्स ने क्या बोला? सॉक्रेट्स कहता कि मेरे भाई मैं ये मान गया कि डूइंग वंस ड्यूटी इज राइट, पर पेइंग वंस डेट का मतलब क्या हुआ, ये मेरे को समझ नहीं आया और आई डू नॉट एग्री टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने बोला कह रहा कि यार पेइंग वंस डेट कि मतलब अगर तुमने मुझे उधार दिया तो मैं तुम्हें उधार चुका रहा हूँ, गलत टाइम पे चुका रहा हूँ। कि अगर तुम मेरे को बोल दो कि भाई तू मेरा दोस्त है, तू मेरी मदद कर दे, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं तेरे लिए जान हाजिर है, तो क्या वो सही है कि गलत है? तो प्लेटो ने क्या बोला, मतलब सॉक्रेट्स ने क्या बोला, कह रहा कि यार जस्टिस कैन नॉट बी सिचुएशनल, जस्टिस शैल हैव यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक, पहली बात। ठीक है, अब जब प्लेटो ने ये बोला कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर सेकंड कॉन्सेप्ट, दैट इज पेइंग वंस डेट, तो हियर इन रिपब्लिक Plato introduces the second character. That second character is Polemarchus. Polemarchus is the son of Cephalus. Polemarchus is the son of Cephalus. ठीक है, वो होता ना प्यार मोहब्बत में। अब जब सेफलस से सवाल पूछा प्लेटो ने कि इसका मतलब क्या है पेइंग वंस डेट, या सॉक्रेट्स ने सवाल पूछा कि पेइंग वंस डेट का मतलब क्या है, तो पॉलेमार्कस ने जंप इन करा। पॉलेमार्कस कहता मैं समझाता हूँ कि मेरे पिताजी कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो पॉलेमार्कस जंप्ड इन टू एक्सप्लेन व्हाट हिज फादर मेंट टू से। तो हियर पॉलेमार्कस सेज दैट he said that what my father wants to explain by giving or by saying paying one's debt, कह रहे इसका मतलब क्या है? He said, Polemarchus said that my father wants to say that we shall give to person what he deserves. We shall give to person what he deserves. ठीक है, पॉलेमार्कस कहता कि मैं अपने पिताजी से एग्री करता हूं और मैं उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, अपने पिताजी की बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, और मैं कहता हूं कि जस्टिस इज गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू। ठीक है, गिविंग अ पर्सन व्हाट ही डिजर्व्स का मतलब क्या हुआ? दैट इसका मतलब क्या हुआ कि जस्टिस इज गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू। ठीक है, तो ये बात इसने करी, कह रहा कि जस्टिस इज गिविंग एवरी मैन हिज ड्यू। ये बोला कि यार ये पॉलेमार्कस कहता कि ये जस्टिस है, ये मेरे पिताजी कहना चाहते थे, उसका ये मतलब है। अब सॉक्रेट्स ने इस पे सवाल पूछा, सॉक्रेट्स ने इस पे काउंटर आर्गुमेंट करा। वो कहता कि यार ये मतलब तो बड़ा गलत हुआ, कि मतलब आप ये कह रहे हो कि हर आदमी जो डिजर्व करता है उसको मिलना चाहिए। कह रहे ये कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये आप कैसे रियलाइज करोगे, कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि ये आदमी क्या डिजर्व करता है? तो पॉलेमार्कस ने क्या बोला? पॉलेमार्कस कहता सिंपल सी बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है कि जो मेरा दोस्त है उसका मैं साथ दूंगा, और जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे दोस्त का दुश्मन है, उसका मैं नुकसान करूंगा। तो कह रहा मतलब, कह रहा वही बात है कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन। तो प्लेटो इस बात से एग्री नहीं करा। प्लेटो कहता है ये क्या बात हुई कि यू हैव द एबिलिटी और यू आर डूइंग गुड फॉर योर फ्रेंड, और यू आर डूइंग गुड फॉर योर फ्रेंड, एंड इन दैट केस यू आर हार्मिंग सम अदर पर्सन। ठीक है, कि टू डू गुड फॉर योर फ्रेंड यू आर हार्मिंग सम अदर पर्सन। तो प्लेटो कहता कि भैया, सॉक्रेट्स कहता कि यार ये तो गलत है। कह रहा कि अगर तुम अपने दोस्त की भलाई करते हुए किसी और का नुकसान कर रहे हो तो क्या पता तुम्हारा दोस्त ही गलत हो।
तुमने ये सोचा कि दोस्त गलत है कि नहीं है, तुमने ये ध्यान में दिया, उसके दुश्मन का नुकसान करने चले गए, अपने दोस्त की गलती की तुमने बात करी, कह रहा असली दोस्त ये थोड़ी होता है। ठीक है, तो प्लेटो ने इस कॉन्सेप्ट में क्या बात करी, प्लेटो ने इस कॉन्सेप्ट में बोला, कह रहा कि यार देयर कैन बी अ रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस, देयर कैन बी अ रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ जस्टिस, और तुम किसी और को नुकसान करते करते अपने दोस्त का नुकसान कर बैठोगे, फिर क्या करोगे? ठीक है ना। तो प्लेटो ने क्या बोला, कह रहा कि जस्टिस इज नॉट, अगेन प्लेटो सेड दैट जस्टिस नॉट अगेन सिचुएशनल, और जस्टिस इज नॉट बेस्ड ऑन पर्सन टू पर्सन। प्लेटो कहता कि जस्टिस इज अ सोर्स ऑफ वर्च्यू, और जस्टिस इंडीड इज अ वर्च्यू इन इटसेल्फ। ठीक है, सो इफ जस्टिस इज अ वर्च्यू इन इटसेल्फ, यू कैन नॉट से दैट जस्टिस may be situational or justice may change. Plato said in this particular argument, Plato concedes that justice is not merely a skill. ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो प्लेटो ने इस आर्ग्यूमेंट में कंक्लूड करा। प्लेटो ने इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट में, पॉलेमार्कस के आर्ग्यूमेंट में क्या कंक्लूड करा, प्लेटो कहता कि जस्टिस इज नॉट merely a skill, justice indeed is a quality of soul। बहुत ही खूबसूरत बात लिखी प्लेटो ने, कह रहा कि जस्टिस is not a skill, but it is a quality of soul। ठीक है, कि सोल की क्वालिटी है, तुम्हारे अंदर है जस्टिस। दैट इज व्हाई प्लेटो सेज दैट जस्टिस इज अ वर्च्यू इन इटसेल्फ। ठीक है, तो उसने बोला कि यार किसी और का नुकसान करके ना तुम उस वर्च्यू के साथ गलत कर रहे हो, ये तुम्हारी क्वालिटी ऑफ सोल तुम्हें क्या जवाब दोगी, तुम उसको क्या जवाब दोगे, दैट ऑल्सो यू हैव टू सी। तो पॉलेमार्कस के आर्ग्यूमेंट के बाद प्लेटो ने थर्ड कैरेक्टरिस्टिक अपनी किताब में इंट्रोड्यूस किया। दिस थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट प्लेटो इंट्रोड्यूस वाज थैरामेस्कस। ठीक है जी, थैरामेस्कस जो था ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक था। इसकी स्पेलिंग डिफिकल्ट है। ये जो थ्रेसिमेकस था, दिस वाज ही वाज अ सोफिस्ट। ठीक है, इसको प्रेजेंट किया गया है एज अ सोफिस्ट, और आपको पता है सोफिस्ट से कितना प्यार था प्लेटो को। ठीक है, सोक्रेट्स ने तो सोफिज्म की धज्जियां उड़ाई, प्लेटो ने भी सोफिज्म की धज्जियां उड़ाई, तो सोफिज्म की तो कैसे बात कर सकता, सोफिज्म को तो किस तरह से प्यार कर सकता है प्लेटो। तो जब उसने बोला कि थ्रेसमेस्कस जो है ये सोफिस्ट है, तो इसने क्या बोला कि इसके अनुसार, इससे पूछा कि भाई तू मेरे को बता कि व्हाट इज जस्टिस अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज द जस्टिस अकॉर्डिंग टू सोफिस्ट्स। तो as a sophist, he gave a very conventional reply. He said that justice is in the interest of stronger. That sophist said that justice is in the interest of stronger. मतलब might is right. जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कॉन्सेप्ट हो गया इनका, कि यार कि जो स्ट्रांग है उसके उसके हिसाब से जस्टिस होगा। क्या रहा, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो पावर में होता है, जो स्ट्रांग होता है, वो अपने हिसाब से लॉस बनाता है। तो कह रहा जो पावर में है, जो अपने हिसाब से लॉस बना रहा है, तो वो अपने बेनिफिट के लिए लॉ बनाएगा ना, वो बाकियों के इंटरेस्ट को क्यों ध्यान में रखेगा, है ना। तो थ्रेसमेस्कस ने क्या बोला, कह रहा यार जिस जो पावर में है उसके हिसाब से काम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं पावर में हूं या रूलर पावर में है या कोई भी आदमी पावर में है, अगर उसको बेनिफिट हो रहा है, दैट इज जस्टिस। ठीक है, अब ये तो सोफिस्ट का वैसे ही कॉन्सेप्ट था, ये सोफिस्ट का आइडिया तो ऐसे ही था ना, क्योंकि सोफिस्ट पहले भी तो इसी चीज की बात कर रहे हैं। सोफिस्ट तो पहले भी, अगर हमने आपको पहले याद हो, हमने सोफिस्ट का जो डिस्कशन किया तो कल की क्लास में, तो सोफिस्ट के हमने यही डिस्कशन किया था ना कि दे ऑलवेज बिलीव इन पावर, दे बिलीव दैट पावर इज वर्च्यू, और सोक्रेटिक बिलीफ क्या है, नॉलेज इज वर्च्यू। तो बिल्कुल पोल्स अपार्ट है। तो अगर थ्रेसमेस्कस बोल रहा है दैट माइट इज राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लेटो ने इसकी धज्जियां तोड़ाई होंगी। ठीक है, तो प्लेटो ने बहुत ज्यादा धज्जियां उड़ाई अपने सोफिस्ट थॉट की, या इस सोफिस्ट थॉट की, जिसमें वहां पे बात आई दैट आपका माइट इज राइट। अब प्लेटो ने इसका जवाब कैसे दिया? ठीक है, अब प्लेटो ने इसका जवाब क्या दिया? प्लेटो कहता कि मेरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, यू कैन नॉट से दैट जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल। ठीक है, तो प्लेटो ने क्या बोला? प्लेटो कहता कि भाई योर आइडिया इज दैट वी शैल ऑलवेज वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ पावरफुल। प्लेटो कह रहा कि दिस इज कंप्लीटली और एब्सोल्युटली इनकरेक्ट।
ठीक है, कह रहा कि जस्टिस होना कैसा चाहिए, कह रहा जो आदमी जस्टिस सर्व कर रहा है वो ये नहीं देखेगा या वो ये नहीं सोचेगा कि उसका बेनिफिट है या किसी और का नुकसान है। कह रहे जस्टिस कैन नॉट बी डन ऑन दिस बेसिस दैट वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट इज प्रॉफिटेबल फॉर हिम और नॉट। ठीक है, क्योंकि थेरेस्मिस्कस ने क्या बोला कि इफ अ रूल इज प्रॉफिटेबल फॉर द मैन इन पावर देन इट इज जस्टिस। प्लेटो कहता कि नहीं, प्लेटो कहता कि यार ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है दैट अगर मेरे बेनिफिट में कुछ है और मैंने वो काम किया दैट इज जस्टिस। प्लेटो का दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। प्रॉफिट देख के जस्टिस नहीं डिसाइड किया जा सकता। ठीक है, प्रॉफिट देख के जस्टिस नहीं डिसाइड किया जा सकता। यू कैन नॉट बी सो इंडिविजुअलिस्टिक और यू दिस जस्टिस और द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस कैन नॉट बी बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म। This concept of justice has to be based on the idea of the entire society. This idea of justice cannot be based on a simple interest or the simple idea that justice is in the interest of strong. It is based on the idea that what we need to determine or what we need to understand और जो होना चाहिए वही justice होगा। ठीक है, कह रहे मैन हैज रीजन। जस्टिस में प्लेटो ने इस चीज को एक्सप्लेन करते हुए क्या बोला, कह रहा जो माइट की बात है ना, माइट की बात है, पावर की बात है, वो जानवरों में होती होगी। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा बलशाली जानवर वो जीत सकता है, वो बाकियों को मारेगा और जीत जाएगा। कह रहा आदमी ऐसा नहीं है। प्लेटो कहता कि आदमी कैसा है, आदमी में रीजन है, आदमी में रैशनैलिटी है। ठीक है, तो कह रहे माइट इज राइट कैन नॉट बी जस्टिस एवरी टाइम। ठीक है, कह रहे इफ यू से दैट द ओनली प्रिंसिपल वी हैव टू फॉलो इज माइट इज राइट, कह रहे देन इट मे डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ सोसाइटी। कह रहे द ओनली प्रिंसिपल इफ वी से दैट कैन बी कंटिन्यूड इज दैट द पावरफुल that what powerful things ought to be justice, then he said that cannot be justice or that will disturb the society। ठीक है, तो प्लेटो ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके क्या बोला कि अगर हम किसी और का नुकसान करके अपना प्रॉफिट देख रहे हैं और वो कह रहे हैं वो जस्टिस है, तो प्लेटो क्या कि मेरे भाई वो जस्टिस नहीं है। दैट इज द आइडिया दैट प्लेटो पिच्ड इन अगेंस्ट थ्रेसमेस्कस। हाँ या ना, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम चौथा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चौथा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर हम चौथा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जो प्लेटो ने इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था ग्लॉकन। द फोर्थ कैरेक्टर दैट प्लेटो इंट्रोड्यूस वाज ग्लॉकन। ठीक है, ग्लॉकन वाज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर, और इसको एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिखाया कि सोशल कॉन्ट्रैक्टिस्ट थिंकर है। अब ग्लॉकन ने क्या आइडिया दिया, कह रहा जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ वीक। जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ वीक। ठीक है, ग्लॉकन गेव दिस आइडिया दैट जस्टिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ वीक। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट में डिफरेंस क्या हुआ कि उससे पूछा कि किस तरह। कह रहा देख, कह रहा यार सिंपल सी बात है, कह रहा जो लोग वीक थे, जो लोग मतलब जिनके पास पावर नहीं थी, कह रहा वो लोग डर गए। ठीक है, कह रहा जब वो लोग डर गए तो फियर में उन्होंने क्या करा, कह रहे कि यार फियर में उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक स्टेट बना ली। ठीक है, कह रहा उसने एक स्टेट बनाई, जो लोग डरे हुए थे, जो लोग वीक थे, दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेट। ठीक है, तो जो वीक है उसने फियर में आके एक ग्रुप बना लिया, उस ग्रुप को हमने क्या बोला, स्टेट। ठीक है, जो लोग डरे हुए हैं, कह रहा जो लोग डरे हुए हैं वो एक साथ आए, वो डरे हुए लोगों ने एक साथ आके स्टेट बना ली। ठीक है, कह रहा तो अल्टीमेटली हुआ क्या, कह रहा दोज हु कुड नॉट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स दे केम टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेट। ठीक है, कह रहा तो मतलब अल्टीमेटली कह रहा द स्टेट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एंड पुअर। ठीक है, तो इसने क्या बोला, कह रहा कि ये जो स्टेट है दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक। सो उसने क्या बोला कि वीक जो हैं या जो लोग डरे हुए हैं, जो वीक हैं, दे एग्रीड दैट दे विल फॉलो ऑल द लॉज दैट द स्ट्रॉन्ग विल मेक फॉर देम। ठीक है, ही सेड दैट द वीक एग्रीड दैट दे विल फॉलो ऑल द लॉज दैट द स्ट्रॉन्ग विल मेक फॉर देम। कह रहा यही जस्टिस है।
ठीक है, कह रहा यही जस्टिस है कि जो वीक आदमी है वो इस बात पे एग्री कर गया कि जो स्ट्रांग होगा, जो स्टेट डिसाइड करेगी, हम वो फॉलो करेंगे। ठीक है, स्टेट बनाई उन्होंने डर के बेसिस के ऊपर, डर में उन्होंने पावरफुल और वीक ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और वीक इस बात पे एग्री कर गया कि जो लॉ बनाए जाएंगे हम उस चीज पे एग्री कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो डरे हुए हैं, तो उनको तो बात माननी पड़ेगी। प्लेटो कहता है, कह रहा ये कैसी बात हुई यार, कह रहा जस्टिस इज नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग और वीक। प्लेटो ने आर्गुमेंट दिया, कह रहा जस्टिस इज नॉट फॉर स्ट्रॉन्ग और वीक, जस्टिस इज फॉर एवरीवन। कह रहा यू कैन नॉट से दैट जस्टिस, कह रहा थ्रेसमेस्कस से डिसएग्रीड बिकॉज़ ही सेड जस्टिस इज फॉर पावरफुल। कह रहा यू आर सेइंग जस्टिस इज फॉर वीक। कह रहा आई डिसएग्री विद हिम, आई डिसएग्री विद यू। कह रहा बिकॉज़ जस्टिस कैन नॉट बी ओनली फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, जस्टिस इज फॉर एवरीवन। तो प्लेटो सेड दैट you cannot say that justice can be based for a particular community, be it weak or be it strong. Justice is enumerated or justice is for everyone present in the society. ठीक है, तो प्लेटो ने इन चारों के आर्गुमेंट्स को कंक्लूड करते हुए अपना आर्गुमेंट रखा, और उसने क्या बोला प्लेटो के आर्गुमेंट में? सबसे पहले प्लेटो ने क्या बोला, स्टार्टिंग विद द आइडिया ऑफ सेफलस। वहां से उसके आर्गुमेंट को अगर हम कंक्लूड करना शुरू करें, तो सबसे पहले प्लेटो ने सेफलस के आर्गुमेंट से स्टार्ट किया, दैट यस आई एग्री विद सेफलस दैट जस्टिस इज ड्यूटी। I agree. But I do not agree with the second principle given by Cephalus and substantiated by Polemarchus, where they say that doing good for your friend is fine, but doing bad against his enemy is wrong. I do not agree with that. He said that justice cannot be situational. Justice is a quality of soul, and justice cannot be on the basis of a situation. Justice cannot be on the basis of person. Justice is universal, and justice remains to be a virtue that has to be followed. After that, he said that when Thrasymachus says that justice in the interest of strong or might is right, he said that I will disagree because this disturbs the balance of the society, and might is right cannot work for the humans, because for humans we have to bring justice which is available for all. And last of all, he said that when Glaucon says that justice is in the interest of weak, I again disagree, because justice is for all, not for a particular community. Whether a person is weak or strong, everybody needs justice. That is the idea that Plato gave with his idea of justice. And his idea of justice, or his principle of justice, is very important for his creation of ideal state, because for his creation of ideal state there are two ideas of justice that has to be there. One is that the man should be just, and second is that the state should be just. ठीक है, तो उसकी आइडियल स्टेट में जस्टिस का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि जस्टिस इज अ टू लेयर्ड कॉन्सेप्ट फॉर प्लेटो, दैट मैन शुड बी जस्ट एज वेल एज द स्टेट शुड बी जस्ट। यहां तक मेरे को बताओ किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को यहां तक? ठीक है जी। अब जो प्लेटो का जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, इसी जस्टिस के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हुए आइडियल मैन और आइडियल स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, कि प्लेटो ने इसको रब कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम क्लियरिंग दिस बोर्ड। डू वी नीड टू रिमेंबर द करेक्टर्स? नहीं यार, करेक्टर्स आपको ना ऐसा रिमेंबर याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद क्या रखना है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है। ठीक है, आपको याद रखना है थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है, पर दीज करेक्टर्स कैन बी हेल्पफुल फॉर योर आंसर राइटिंग, बट दे आर नॉट एज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे सवाल आते नहीं है। वो ये नहीं पूछेंगे कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ, कि प्लेटो का एवोल्यूशन ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट बताओ, वो ये नहीं पूछेंगे, आज तक तो पूछा नहीं। ठीक है, वो ये नहीं पूछेंगे जस्टिस को प्लेटो ने जो डिस्कस किया वो बताओ, आज तक उन्होंने पूछा नहीं। ठीक है, हाँ वो ये जरूर पूछ सकते हैं कि थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन करो। तो जब थ्योरी ऑफ जस्टिस को एक्सप्लेन करोगे तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि प्लेटोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है। ठीक है, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि प्लेटो ने थ्योरी ऑफ जस्टिस के क्या पॉइंट दिए, जैसे कि मैं तुम्हें लास्ट में कुछ पॉइंट एक्सप्लेन करे, ये तुम्हें पता होना चाहिए। कैरेक्टर्स के नाम ऐसा याद रखना जरूरी नहीं है, बट दीज आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज अगर स्टोरी नहीं पता तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है अनुज, चलो आगे चलते हैं फिर। अब जैसे मैं बता रहा था
कि प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस जो है ना, अब प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस प्लेटो के आइडियल स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्लेटो क्या बोलता है, प्लेटो कहता है कि यार आइडियल स्टेट के लिए जस्ट मैन भी इंपॉर्टेंट है या आइडियल मैन भी इंपॉर्टेंट है और आइडियल स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। उसने बोला कि यार एक जस्टिस के लिए, थ्योरी ऑफ जस्टिस के लिए, तो प्रिंसिपल जस्टिस में उसने क्या बोला कि आइडियल स्टेट अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, आइडियल स्टेट हमने क्रिएट करनी है, तो उस आइडियल स्टेट के लिए आदमी भी इंपॉर्टेंट है कि मैन शुड बी जस्ट एंड द स्टेट शुड बी जस्ट। ठीक है, तो आइडियल मैन भी इंपॉर्टेंट है, आइडियल स्टेट भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज द रीजन दैट प्लेटो गेव अ स्टेटमेंट व्हिच हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स बाय यूपीएससी इन पेपर, व्हिच इज स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये लिख लेना साइड पे स्टेटमेंट, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ठीक है जी, कि प्लेटो बोल रहा है कि स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ये स्टेटमेंट मैं एक्सप्लेन करूंगा लास्ट में, जब जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा ये एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि हाउ वी से दैट स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि प्लेटो के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट भी इंपॉर्टेंट है, कि जस्ट स्टेट की भी उतना ही वर्चस्व है, जस्ट स्टेट की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी की आपकी इंडिविजुअल की वैल्यू है। ठीक है, मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं कि कहना क्या चाहता है प्लेटो। प्लेटो इस स्टेटमेंट को इस तरह से बोल रहा है दैट स्टेट इज नथिंग बट अ एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, दोबारा सुनो कि प्लेटो इसमें क्या कहना चाहता है कि स्टेट इज नथिंग बट एन एनलार्ज्ड फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल, दैट इफ एन इंडिविजुअल इज आइडियल, if the individual is just, then the state will be just or the state will be ideal. That is the meaning of state is individual writ large, that state is an enlarged version of individual. That is why for Plato both man as well as the state should be just, and for both man and the state there should be the ideal state and ideal man. अब यहां पे सिर्फ एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के बाद मैं क्लास खत्म करूंगा और इससे फिर हम कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब ये डायग्राम जो है, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू बेसिकली अंडरस्टैंड एंड व्हाई आई एम मेकिंग दीज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस, और जो मैंने वो छोटा सा आपको टेबल बनाए 2-3, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। जैसे एक तो मैंने आपको बताया मिथ ऑफ मेटल्स वाला, और फिर कैटेगरी ऑफ एव, और ये तीसरा बना रहा हूं बिकॉज दे कैन बी हेल्पफुल फॉर योर इंक्रीज इन मार्क्स इन योर आंसर राइटिंग। ठीक है, कि आपकी आंसर राइटिंग में मार्क्स इंक्रीज होंगे, उसके लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, this is ideal state. Ideal man. Ideal state and ideal man. आइडियल स्टेट क्या होगी कि अगर किंग या फिर फिलोसोफर किंग जो है, दैट इज द मैन विद रीजन। ठीक है, ऑक्सिलरी क्लास जो है, ऑक्सिलरी क्लास जो है वो कौन सी है, विच इज द मैन विद करेज। और जो आपकी प्रोड्यूसिंग क्लास है या प्रोड्यूसर क्लास है, दैट शुड बी द मैन विद डिजायर। ठीक है, तो हाउ दिस इज आइडियल स्टेट एंड आइडियल मैन। आइडियल स्टेट इज कि अगर सबसे ऊपर जो बैठा है वो फिलोसोफर किंग है, देन इट इज आइडियल स्टेट। आइडियल मैन कैसे कि जो सबसे ऊपर है वो दैट शुड बी द मैन विद रीजन। तो अगर ये प्लेसमेंट सही है,
अगर ये प्लेसमेंट सही है तो मतलब आपकी स्टेट जस्ट है। सेकंड में ऑक्सिलरी क्लास है मैन विद करेज। तो सेकंड स्टेज में अगर ये दोनों बैठे हैं कि ऑक्सिलरी क्लास यहां है, करेज वाला मैन यहां है, देन द स्टेट इज जस्ट। और तीसरा क्या है कि अगर प्रोड्यूसर क्लास यहां है और द मैन विद डिजायर यहां पे है, दैट मींस द स्टेट इज जस्ट। मतलब प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी या थ्योरी ऑफ जस्ट स्टेट था, वो इस कॉन्सेप्ट पे बिछा हुआ था या इस कॉन्सेप्ट पे था दैट देयर वाज एन इंटरनल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मेन कि हम अपने अपने वर्च्यू के हिसाब से काम करेंगे। दैट इफ अ मैन नोज दैट माय वर्च्यू इज डिजायर और माय सोल इज ऑफ बीइंग अ डिजायरफुल सोल या फिर इज ऑफ ग्रीड, दैट आई शैल बिलोंग टू प्रोड्यूसर क्लास, तो मैं अपने आप ही ये इस चीज से सेटिस्फाई हो जाऊंगा कि मैं इसी क्लास में रहूंगा। आई विल नॉट गो टू द क्लास ऑफ ऑक्सिलरी और टू द फिलोसोफर किंग। मतलब प्लेटो एक तरह से ये कह रहा है कि आदमी इतना ज्यादा एथिकल है, आदमी इतना ज्यादा बढ़िया है कि अगर उसको ये रियलाइज हो गया कि उसका वर्थ क्या है या वो क्या करने आया है, तो उसके एस्पिरेशंस खत्म हो जाएंगे। तभी ये कहा जाता है कि प्लेटो की आइडियल स्टेट है दैट इज नॉट द स्टेट विच कैन बी अचीव्ड और इट इज नॉट प्रैक्टिकल। व्हाई? बिकॉज प्लेटो सेज और एज पर प्लेटो हिज क्लास और हिज मैन is so much ethical that he will not have any aspirations। तो प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है ये तभी तक सक्सेसफुल है या तभी तक टिकी हुई है जब तक जो लोग हैं वो फंक्शनल डिफरेंशिएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनमें इंटरनल हार्मनी है। there is complete societal harmony, there is complete internal differentiation, there is complete functional differentiation and people acknowledge and accept that। तभी तक प्लेटो की स्टेट जो है ये टिकी हुई है। हाँ या ना? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। पक्की बात? सो वी विल बी स्टार्टिंग टुमारोज क्लास फ्रॉम हियर। कल थोड़ा लिखवाऊंगा भी, नोट्स भी दूंगा। आज की क्लास में कोई डाउट है तो प्लीज मेरे को बता दो, अदरवाइज विल एंड द क्लास ओवर हियर। राइट, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।